हेलो स्टूडेंट्स। होप करते हैं आपके बोर्ड एग्जाम बहुत अच्छे जा रहे होंगे। तो आपका नेक्स्ट एग्जाम मैथ का है, इसीलिए हम आपके लिए टॉप 50 एमसीक्यूज की एक वीडियो लेके आए हैं स्टैंडर्ड्स के लिए। तो चलिए एक एक क्वेश्चंस करके हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, लेट a एंड b टू पॉजिटिव इंटीजर्स सच दैट a इक्वल टू दिस एंड b इक्वल टू दिस, वेयर p एंड q आर प्राइम नंबर। एचसीएफ ऑफ ए एंड बी मतलब इन दोनों नंबर्स का एचसीएफ, इसका और इसका क्या है, p की पावर n q की पावर n। एंड एलसीएम ऑफ ए एंड बी मींस इसका और इसी का एलसीएम है p की पावर n q की पावर s। देन m प्लस n r प्लस r बताइए क्या होगा। देखो हमें मेनली क्या निकालना है, m n r और s। और ये है क्या, ये भाई एचसीएफ और एलसीएम है a और b का। a क्या है हमारा p की पावर 3 और q की पावर 4, और b है हमारा p की पावर 2 और q की पावर 3। अब हमें एचसीएफ निकालना है। सबसे पहले तो एचसीएफ निकालते हैं हम a और b का। एचसीएफ कैसे निकालते हैं स्टूडेंट्स, अब जिनके प्राइम फैक्टर हो रखे हैं ना, ये p की पावर 3 q की पावर 4 p की पावर 2 q की पावर 3। अब a और b में दोनों में देखो कॉमन क्या है, भाई p भी कॉमन है और q भी कॉमन है। अब उनमें देखो सबसे लोवेस्ट पावर किसकी है, इसमें p की पावर 3 है, इसमें p की पावर 2 है, तो p की पावर 2 यहां से पिक कर लो। q भी कॉमन है ना, अब देखो यहाँ पे q की पावर 4 है, q की पावर 3 है, सबसे कम पावर किसकी है, q की पावर 3 की, तो यहाँ से q की पावर 3 मींस एचसीएफ हो गया a और b का p का स्क्वायर q की पावर 3। इसी तरह से एलसीएम निकालेंगे हम a और b का। अब एलसीएम कैसे निकालते हैं, इसमें आपको कॉमन नहीं देखना, आपको क्या देखना, जो सबसे हाईएस्ट पावर वाले हैं सबको पिक आउट कर लो। देखो यहाँ भी p है, इसमें भी p है, इसमें भी p है, और सबसे हाईएस्ट पावर किसकी है, p की पावर 3 की, तो यहाँ p की पावर 3 ले लो। यहाँ पे q है, यहाँ भी q है, हाईएस्ट पावर 4 है ना, तो यहाँ पे q की पावर 4 ले लो। अब देखो एचसीएफ ऑफ ए बी क्या था, p की पावर n q की पावर n, तो m हो गया हमारा ये और n हो गया हमारा ये, मींस m हो गया हमारा 2 और n हो गया 3। एलसीएम ऑफ ए बी अभी हमने निकाला, p की पावर 3 q की पावर 4, और ये p की पावर r q की पावर s था ना, तो इस हिसाब से r हमारा ये हो गया और s हमारा ये हो गया, मींस r हो गया हमारा 3 और s हो गया हमारा 4। अब ये सारी वैल्यूज हम इसके अंदर पुट कर लेंगे और आंसर निकाल लेंगे। क्या है, m प्लस n, तो m है हमारा 2 और n है 3। r प्लस s, r है 3 और s है 4। 2 प्लस 3 5, 3 प्लस 4 7, 5 7 जा 35, तो मीन्स आपका सी ऑप्शन। दैट्स इट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल दिस, देन 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा फाइंड करना है आपको। ओके अब देखो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 क्या है भाई, एक पॉलिनोमियल है जिसके अल्फा और बीटा जीरोस है, और हमें ये फाइंड करना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, जो चीज हमें फाइंड करनी है। क्या है, 1 अपॉन अल्फा प्लस में 1 अपॉन बीटा। अगर हम इसका एलसीएम लेते हैं तो आता है अल्फा इंटू बीटा। अब एलसीएम कैसे लेते हैं, देखो जब दो फ्रैक्शंस होते हैं उनको प्लस या माइनस करना होता है तो एलसीएम लेके करते हैं, बट यहाँ पर नंबर्स नहीं है, अल्फाबेट्स हैं। तो क्या करेंगे, इन दोनों डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा बीटा हो गया, देन क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको इससे इसको इधर, ये इधर गया तो बीटा, और ये अल्फा को 1 से करा अल्फा, तो इसको सिंप्लीफाई करके कुछ ऐसा आया हमारा। हमें देखो एक चीज और पता है भाई, जो अल्फा प्लस बीटा होता है उसको निकालने का एक फॉर्मूला होता है क्या, माइनस का बी बाय ए, और अल्फा बीटा का फॉर्मूला होता है क्या, सी बाय ए, है ना। अब देखो अल्फा प्लस बीटा क्या है, माइनस का बी बाय ए। अब ए बी सी क्या होते हैं, हमारी जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। जो एक्स स्क्वायर के साथ होता है वो ए होता है, जो एक्स के साथ होता है वो 1 होता है, और जो एंड में जो सी है वो हमारा कांस्टेंट होता है ना। अब देखो एक्स स्क्वायर के साथ यहाँ पे 1 है, तो ए की वैल्यू कितनी हो गई 1, पी की वैल्यू भी कितनी हो गई, यहाँ लिख लेते हैं, ए की वैल्यू हमारी 1 है और बी की वैल्यू भी 1 है और सी की वैल्यू भी 1 है। अब बस पुटिंग करते हैं हम इसमें, अल्फा प्लस बीटा इक्वल है माइनस का बी बाय ए के, ये भी 1 है और ये भी 1 है, तो ये हमारा -1 आ गया। अल्फा बीटा क्या होता है, सी बाय ए, सी की वैल्यू 1 है, ए की वैल्यू भी 1 है, तो 1 बाय 1 क्या होगा स्टूडेंट्स, 1 ही होगा। तो अल्फा प्लस बीटा -1, अल्फा बीटा 1। अब इन दोनों की वैल्यू उठा के हम यहाँ पुट कर देंगे, जो चीज हमें फाइंड करनी थी। अल्फा प्लस बीटा हो या बीटा प्लस अल्फा हो, बात एक ही होती है, बिकॉज ऑफ 2 + 3 करें या 3 + 2 करें, आएगा तो 5 है ना, इसीलिए। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आई हमारी भाई,
माइनस का 1 और अल्फा बीटा की वैल्यू 1, -1 को 1 से डिवाइड करेंगे तो -1 ही आंसर आएगा। तो ऑप्शन वहां पे हमारा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ वन जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल दिस इज अ रेसिप्रोकल ऑफ द अदर देन के। कह रहा है कि भाई अब देखो इसमें हाईएस्ट पावर क्या है वेरिएबल की 2 है, तो इसका मतलब इसके दो जीरोस होंगे। अब कह रहा है जो इसका एक जीरो है ना वो दूसरे जीरो का रेसिप्रोकल है, मींस अब देखो दो जीरोस होते हैं, एक अल्फा हो गया और एक हो गया बीटा हो गया। अगर अल्फा एक्स है तो बीटा क्या होगा स्टूडेंट्स 1/x। यही तो कह रहा है ना, ये दोबारा देखो कह रहा है वन जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल दिस इज रेसिप्रोकल ऑफ द अदर। तो एक जीरो है दूसरे का रेसिप्रोकल है, अगर अल्फा एक्स है तो बीटा क्या हुआ 1/x। अब देखो इन्हीं का यूज करके हमें के की वैल्यू निकालनी है। हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है प्रोडक्ट ऑफ जीरो का, क्या कि भाई अल्फा बीटा किसके बराबर होते हैं c/a के। अब ए बी सी क्या होते हैं अभी लास्ट क्वेश्चन में बताया ना मैंने आपको। अब देखो ए क्या हो गया यहाँ पे हमारा k² + 4, बी क्या हो गया स्टूडेंट्स हमारा यहाँ पे 13 और सी क्या स्टूडेंट्स हो गया हमारा यहाँ पे 4k। अब सब पुटिंग करते हैं। अब देखो अल्फा क्या है हमारा x मल्टीप्लाई में बीटा क्या है 1/x, सी क्या है 4k, ए क्या है k² + 4, x से x कैंसिल आउट, यहां बचा 1 और ये 4k अपॉन k² + 4। इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पे हम, k² + 4 इक्वल टू 1 को 4 से करा 4k प्लस का 4k इधर आके माइनस का और ये +4। अब ये बन गया हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब इसका सिंपलीफाई कैसे करते हैं मिडल स्प्लिट टर्म से, तो मिडल स्प्लिट टर्म कर देते हैं। कैसे करते हैं मिडल स्प्लिट टर्म, देखो यहाँ कुछ नहीं तो 1 फर्स्ट एंड लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करना होता है 4 और बीच में नंबर जो हमारा b है वो क्या है -4। अब इसको -4 को इस तरह स्प्लिट करना है मल्टीप्लाई करके 4 आए और प्लस माइनस करने पे -4 आए, तो वो नंबर होंगे हमारे -2k और -2k। चेक कर लो 2 इंटू -2 4 और माइनस माइनस प्लस होता है तो कितना आएगा -4। अब इसके बाद दो दो के पेयर बनाए जाएंगे। यहां से देखो k कॉमन आ रहा है तो k -2 बचा, यहां से 2 कॉमन आ रहा है माइनस का है ना, तो देखो k ये प्लस का चेंज हो जाएगा माइनस में, तो ये भी k -2। तो एक बार k -2 = 0 लिखेंगे तो k की वैल्यू आ गई कितनी स्टूडेंट्स 2। अब दूसरे भी k -2 है, वहां से भी कितना आएगा k की वैल्यू 2। तो इसका मतलब ऑप्शन हुआ हमारा ए। दैट्स इट। ये स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिस एंड दिस इज इनकंसिस्टेंट देन के। हमें के की वैल्यू फाइंड करनी है कब, जब ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन क्या हो स्टूडेंट इनकंसिस्टेंट हो। इनकंसिस्टेंट होता है स्टूडेंट्स नो सॉल्यूशन, और नो सॉल्यूशन होता है पैरेलल लाइंस में, और उसकी कंडीशन होती है a1/a2 इक्वल होता है b1/b2 और नॉट इक्वल होता है c1/c2 के। अच्छा इनकंसिस्टेंट का मतलब होता है नो सॉल्यूशन और कंसिस्टेंट का मतलब होता है सॉल्यूशंस। ऐसी इक्वेशन जिसके सॉल्यूशंस हो तो उसे कंसिस्टेंट कहेंगे, ऐसी इक्वेशन जिसके सॉल्यूशन नहीं होते उनको इनकंसिस्टेंट कहते हैं। तो कंसिस्टेंट के अंदर आपका क्या क्या आता है इंटरसेक्टिंग लाइन और कोइंसिडेंट लाइन। लेकिन अभी बात कर रहे हैं इनकंसिस्टेंट की, तो नो सॉल्यूशन वो होता है पैरेलल लाइंस के, तो अभी हम इसको यूज करेंगे। अब देखो ये तो नॉट इक्वल है तो इसको हटाओ, a1/a2 इक्वल होता है b1/b2 के। a1 है हमारा 3 और b1 है हमारा 1, a2 है हमारा 2k - 1 और b2 है हमारा k - 1। अब यहाँ पे हम पुटिंग करेंगे और उससे हमारी k की वैल्यू निकल आएगी। a1 है 3 और a2 है 2k - 1, b1 है हमारा 1 और b2 है हमारा k - 1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको, अब 3 को इससे करा तो 3k - 3, इसको इससे करा तो 2k - 1, 3k प्लस का 2k तरह के माइनस का 2k माइनस का 1 माइनस का 3 के प्लस का 3, 3k में से 2k गया k माइनस प्लस माइनस 3 में से 1 गया 2, तो k की वैल्यू आ गई स्टूडेंट्स 2। तो इसका आंसर क्या हुआ डी ऑप्शन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
कह रहा है भाई एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्म बाय द लाइंस x इक्वल टू 3, y इक्वल टू 4, x इक्वल टू y इज दिस। इन चार ऑप्शन से मैं बताना क्या आंसर है। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्म करना है हमें जो इन लाइनों से मिलके बन रहा है। तो सबसे पहले हम क्या बनाते हैं, कार्टेशियन प्लेन बनाते हैं। कुछ ऐसा हमारा कार्टेशियन प्लेन होता है, ये हमारी x एक्सिस होती है और ये हमारी y एक्सिस होती है। नंबर भी प्लॉट कर लेते हैं, चलो 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब कह रहा है x इक्वल टू 3, ये x की लाइन होती है ना स्टूडेंट्स, तो x इक्वल टू 3 ये रहा। तो इसका ये इक्वेशन ऑफ लाइन बनेगी कुछ इस तरीके से। कह रहा है y इक्वल टू 4, y इक्वल टू 4, y एक्सिस की लाइन ये रही, तो y इक्वल टू 4 यहां होगा, उसकी लाइन क्या बनेगी कुछ इस तरीके से। अब आगे देखो क्या कह रहा है ये। अब ये हमारी ये हो गई हमारी x इक्वल टू 3 की लाइन और ये हो गई हमारी y इक्वल टू 4 की लाइन। अब आगे कह रहा है x इक्वल है y के। अब x इक्वल y की इक्वेशन कैसे बनती है कुछ इस तरीके से। ओरिजिन से पास होते हुए, ये हमारा ओरिजिन होता है, ओरिजिन से पास होते हुए किसकी लाइन बनती है, x इक्वल टू y की। अब देखो कौन सा ट्राइंगल फॉर्म हुआ भाई इन तीनों लाइन से, ये वाला ट्राइंगल फॉर्म हुआ। अब हमें इसका एरिया निकालना है। अब एरिया निकालने के लिए भाई हमें इनका बेस और हाइट पता होनी चाहिए। अब बेस और हाइट कैसे निकालेंगे, देखो ये 3 की लाइन x इक्वल टू 3 की लाइन थी, ये y इक्वल टू 4 की लाइन थी, तो ऑब्वियसली बात है जो ये पॉइंट मीट आउट हुआ वो 3,4 हुआ। ठीक है, अब स्टूडेंट्स ये वाला पॉइंट क्या होगा। अब देखो ये है x इक्वल टू y की लाइन और ये है जो उसको कट आउट कर रही है x इक्वल टू 3 की लाइन, x इक्वल टू 3 की लाइन x इक्वल टू y की लाइन को कट आउट कर रही है ना। तो इसका मतलब वो उसका मिड जो पॉइंट हो रहा है वो इन इक्वेशन में सेटिस्फाई भी होगा। तो इसका मतलब x की वैल्यू यहाँ 3 पुट करेंगे तो उस तरह से y की वैल्यू कितनी आ गई 3। तो x की वैल्यू भी 3 है, y की वैल्यू भी 3 है, तो ये पॉइंट हो गया 3,3 का। इसी तरह से जो ये वाला पॉइंट है हमारा x इक्वल टू y की लाइन y इक्वल टू 4 की लाइन को कट कर रही है, y इक्वल टू 4 की लाइन x इक्वल टू y की लाइन को कट कर रही है, तो y की वैल्यू 4 पुट करेंगे तो x की वैल्यू भी कितनी आ गई 4। तो ये पॉइंट हो गया हमारा 4,4। अब देखो यहाँ पे x की वैल्यू 3 है, y की वैल्यू 3 है, यहाँ पे x की वैल्यू 3 है, y की वैल्यू 4 है। तो जो चेंज हो रहा है वो y चेंज हो रहा है, 3 से 4 चेंज हुआ मींस 1 यूनिट। तो भाई हमारा परपेंडिकुलर कितना हो गया 1, मतलब हाइट कितनी हो गई 1। अब यहाँ पे देखो x 3 था, यहाँ पे x यहाँ पे कितना हो गया इस वाले पॉइंट पे 4 हो गया। तो इसका मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक भी कितना डिस्टेंस है 1 का, मींस जो हमारा बेस हो गया वो भी कितना हो गया 1। और एरिया ऑफ ट्राइंगल कैसे निकालते हैं स्टूडेंट्स, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, और बेस भी 1 है और हाइट भी 1 है, तो 1 इंटू 1, 1 इंटू 1 इंटू 1 1 और नीचे 2। तो आंसर हुआ हमारा 1/2 स्क्वायर यूनिट, मींस ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। -4 इज अ रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस। -4 जो है इस इक्वेशन का भाई रूट है, मींस क्या होता है रूट का मतलब कि भाई -4 इसके अंदर सेटिस्फाई हो जाएगा और इक्वल टू 0 रहेगा। ओके, देन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस हैज अ इक्वल रूट्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। अब देखो अगर मैं इसमें x की जगह -4 पुट करूंगा तो वहां से मेरी किसकी वैल्यू निकलेगी p की वैल्यू पता चल गई। अब मैं यहाँ पे p की वैल्यू पुट कर दूंगा। अब यहाँ पे एक k वेरिएबल बचा और इसके ना इक्वल रूट्स हैं, इस इक्वेशन के ऐसे रूट्स हैं इक्वल रूट्स, और इक्वल रूट्स होते हैं तो भाई b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल होता है 0 के। इसमें ये वाला फॉर्मूला लगा के वहां से हम k की वैल्यू निकाल लेंगे। सो स्टूडेंट्स अब इसके अंदर हम पुटिंग करते हैं, p की वैल्यू निकालते हैं सबसे पहले। तो हमारी इक्वेशन है x स्क्वायर प्लस px माइनस 4 और इसका रूट है -4, तो x की जगह -4 पुट करेंगे, -4 इक्वल टू 0। -4 का स्क्वायर 16, p इंटू -4 माइनस का 4p माइनस का 4 इक्वल टू 0। 16 में से 4 गया 12 माइनस का 4p इक्वल टू 0, प्लस का 10 उधर आके माइनस का 12। अब -4 मल्टीप्लाई में तो इधर आके डिवाइड हो जाएगा, कैंसिल होगी, p की वैल्यू आ गई स्टूडेंट्स कितनी 3। अब जो हमारी दूसरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी वो क्या थी x स्क्वायर प्लस px, और p की वैल्यू 3 निकाल चुके हैं तो वो क्या हो गया 3x प्लस में k इक्वल टू 0। अब इसके क्या है भाई इक्वल रूट्स हैं, इक्वल रूट्स होते तो क्या होता है b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल होता है 0 के। b की वैल्यू 3 है ना, तो 3 का स्क्वायर माइनस में 4 इंटू a क्या है 1 और c क्या है k इक्वल टू 0। 3 का स्क्वायर 9
माइनस का 4k इक्वल टू 0, प्लस का 9 उधर आ गया स्टूडेंट्स, माइनस का 9 हो जाएगा, k के साथ -4 मल्टीप्लाई में है तो उधर जाके डिवाइड, माइनस से माइनस कैंसिल, तो आंसर आ गया 9/4। 9/4 मीन्स सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ a एंड b आर रूट ऑफ दिस इक्वेशन, a और b क्या हैं, इस इक्वेशन के रूट हैं, देन a प्लस b आपको फाइंड करना है, ठीक है ना। अब देखो जो यहाँ पे a और b जो यहाँ पे इसके साथ दे नहीं रखे ना, जो कांस्टेंट वैल्यूज है हमारी, वही इनके रूट्स हैं, और हमें बताना है कि भाई a प्लस b क्या होगा। तो देखो अब जैसा कि आपको पता है कि भाई अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस का b बाय ए होता है। ओके, अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल होता है, माइनस का b बाय ए के, सम ऑफ जीरो जिसे कहते हैं। और वो कह रहे हैं जो अल्फा है वो a है और जो बीटा है वो b है, और जहां पे b और a क्या होते हैं, b होता है जो x के साथ होता है और a क्या होता है जो x स्क्वायर के साथ होता है। क्लियर। अब देखो अल्फा की जगह हम पुट करेंगे क्या, a, क्योंकि जो रूट्स तो हैं, तो अल्फा हो गया हमारा a और बीटा हो गया हमारा b, और ये क्या होते हैं, यहाँ पे जो इक्वेशंस में जो उनकी कॉफिशिएंट्स होते हैं, b क्या होता है x का कॉफिशिएंट, मतलब a है यहाँ पे तो ये -a हो गया, और a क्या होता है x और का कॉफिशिएंट, यहाँ पर वो क्या है 1 हो गया। तो a प्लस बी किसके इक्वल हो गया स्टूडेंट्स, माइनस का a के। दोबारा देखो अगर समझना आया हो तो, कह रहा है a और b रूट्स हैं, मतलब ये अल्फा हो गया और ये बीटा हो गया। क्लियर। अब कह रहा है कि भाई इस इक्वेशंस के ये a और b रूट्स हैं। अब यहाँ पे हमारा जो a है वो 1 है, जो b है वो a है, और जो c है वो हमारा b है। ओके, अब हमारा अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस का b बाय a के इक्वल। अल्फा है a, बीटा है b, मैंने यहाँ पे पुटिंग करी है, b है हमारा a तो इसलिए -a, और a है हमारा 1 तो a की जगह मैंने यहाँ पे 1 पुट करा है, तो a प्लस बी इक्वल आ गया -a के, माइनस का इधर आके प्लस का हो जाएगा, तो ये हो गया 2a प्लस बी इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन का यूज करेंगे हम आगे। अब देखो अल्फा इंटू बीटा मीन्स प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या होता है स्टूडेंट्स, c बाय a, और अल्फा इंटू बीटा, अल्फा क्या है a और बीटा क्या है b, और c क्या है स्टूडेंट्स b, और a क्या है 1 पुट करने की जरूरत नहीं है। अब देखो a इक्वल टू b, इसके नीचे जाएगा, b से b कैंसिल होकर 1, तो a की वैल्यू स्टूडेंट्स आ गई 1। अब इस a की वैल्यू हम भाई इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, 2 इंटू ए की जगह 1 प्लस बी इक्वल टू 0, 2 1 जा 2, और ये प्लस का 2 आ गया माइनस का 2, तो b की वैल्यू कितनी हो गई -2, और a की वैल्यू 1। हमें निकालना था a प्लस बी, a की वैल्यू 1 और b की वैल्यू -2, तो 1 में से 2 गया माइनस का 1, मीन्स सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ द सम ऑफ रूट ऑफ द इक्वेशन x square minus k plus 6x plus 2 2k minus 1 is equal to 0 is equal to the half of their product, then k क्या कह रहा है, sum of the root of the equation, sum of the roots, sum of the roots क्या होते हैं बेटा, अल्फा प्लस बीटा कहना चाहता है। ये कह रहा है कि भाई इस इक्वेशन के सम ऑफ रूट्स मतलब अल्फा प्लस बीटा इक्वल है किसके, इक्वल टू हाफ ऑफ देयर प्रोडक्ट, मीन्स 1/2 ऑफ प्रोडक्ट मीन्स अल्फा इंटू बीटा। अब अल्फा बीटा की आपको वैल्यू पता है कैसे निकालते हैं भाई, माइनस का b बाय ए, हाफ ऑफ अल्फा बीटा की वैल्यू निकालते हैं हम c बाय ए। अब यहाँ पे इस इक्वेशन में a b c देखते हैं क्या है, a है हमारा 1, b है हमारा माइनस में k प्लस 6, c है हमारा 2 ब्रैकेट में 2k माइनस 1। अब इनको यहाँ पुटिंग कर देते हैं, k की वैल्यू फाइंड हो जाएगी, माइनस में का b है और b हमारा पहले से माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो k प्लस 6, a है हमारा 1/2 इंटू में c बाय a, c है हमारा 2 इंटू 2k माइनस 1 अपॉन में a है हमारा 1, k प्लस 6 अपॉन 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे और 2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ब्रैकेट ओपन करते हैं 4k माइनस 2 आएगा। देखो ना 1 इंटू 2 2, और 2 को 2 से करा 4 और 2 को 1 से करा 2, और नीचे 2 1 जा 2। अब कर देंगे हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई, 2 को k प्लस 6 से करा 2k प्लस 12, और 1 को 4k माइनस 2 से करा 4k माइनस 2। आप सिंप्लीफाई करते हैं क्वेश्चन को, 2 के इधर का इधर रहने दो, प्लस का 4k इधर माइनस का 4k, इधर बचा -2, प्लस का 12 इधर आ गया -12,
2 के में से 4 के क्या, माइनस का 2 के, माइनस माइनस प्लस तो माइनस का 14। अब 2 से डिवाइड कर देते हैं इसको हम, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 से 14 कैंसिल, 7 बार में, तो k की वैल्यू कितनी आ गई भाई, 7। दैट्स इट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द फॉर्मूला ऑफ फर्स्ट ऑफ सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर, क्या कह रहा है कि भाई क्या फॉर्मूला है किसका, सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होता है बेटा, 1 2 3 4 ऐसे कहां तक, इनफाइनाइट टर्म्स तक। अब इन सबका हमें, इन सबके सम का फॉर्मूला बताना है क्या होगा इनमें से। तो देखो हमने भाई एपी में पढ़ा है एसएन का फॉर्मूला, एसएन क्या काम आता है, सम निकालने के तो काम आता है। तो एसएन का फॉर्मूला पड़ता है एसएन इक्वल टू n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू में d। अब इसमें a क्या है हमारा, फर्स्ट टर्म 1 है, d क्या है हमारी, वो भी 1 है भाई, और n क्या है, मतलब कितनी टर्म है इसके अंदर, इनफाइनाइट, मींस n ही है उसके अंदर। ओके, अब ये पुटिंग इसके अंदर कर देते हैं, n को n रहेगा, a की वैल्यू 1 है तो 2 1 2, n भी n रहेगा, d की वैल्यू 1 है यहाँ पे, n/2 ब्रैकेट में 2 प्लस 1 को n-1 से करेंगे तो सेम नंबर, n 2 में से 1 गया 1 और नीचे 2, तो भाई सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर क्या आ गया, n ब्रैकेट में n+1 डिवाइड बाय 2। तो कौन सा ऑप्शन हुआ इसमें से हमारा, ए ऑप्शन। दैट्स इट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ x which this and this are in AP। ये तीनों नंबर AP में आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है। ओके, अब देखो जब AP होती है, जैसे हमारा A1 हो गया, फिर A2 होता है, फिर A3 होता है, फिर A4 होता है, ऐसे ही चलते रहता है। अब जो इनका जो D होता है कॉमन डिफरेंस, तो भाई वो सबका ना सेम होता है, अगर सेम नहीं होगा तो वो AP निकल आएगा। और D कैसे निकालते हैं, A2 माइनस A1, मतलब सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस, या थर्ड टर्म में से सेकेंड टर्म माइनस, और इससे भी डी आ जाता है और इससे भी डी आ जाता है, और डी हमेशा सेम रहते हैं, तो इसका मतलब ये दोनों इक्वल रहेंगे। अब बस अब इसी चीज का यूज करके हम वही एक्स की वैल्यू निकालेंगे। कैसे, ये हो गया हमारा A1, ये हो गया हमारा A2, ये हो गया हमारा A3, तो मतलब A2 माइनस A1 6x माइनस 2 माइनस में A1 मीन्स 8x प्लस 4, ये इक्वल होगा किसके, A3 मीन्स 2x प्लस 7 माइनस में A2 मीन्स 6x माइनस 2, तो ये हो गया हमारा 6x माइनस 2। अब देखो बच्चे ना यहाँ पे हमेशा गलती करते हैं, अब ये ब्रैकेट में है ना, ये ब्रैकेट ओपन होके ना साइन चेंज हो जाते हैं, तो ये माइनस का 8x, ये प्लस का 4 हो तो ये माइनस का 4, सेम इधर भी 2x प्लस 7 माइनस का 6x, यहाँ अंदर माइनस है ना, तो ये माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस। जब भी आता है ना ब्रैकेट में नंबर लिखे हैं और बाहर माइनस का साइन है, तो सारे साइन चेंज कर दो, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस। अब इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, 6x में से माइनस का 8x गया तो माइनस का 2x, माइनस का 2 माइनस का 4 माइनस का 6, 2x में से माइनस 6x गया तो माइनस का 4x, 7 प्लस 2 9। अब x वाले एक तरफ और कांस्टेंट नंबर एक तरफ करते हैं, ये है माइनस का 2x, माइनस का 4x इधर आके प्लस का 4x, इधर बचा 9, माइनस का 6 इधर आके प्लस का 6, माइनस प्लस माइनस 4 में से 2 गया 2x, 9 प्लस 6 15, तो x की वैल्यू आ गई 15/2, यही तो हमें निकालना था। तो मींस ऑप्शन नन ऑफ दिस, है नहीं इसमें ऑप्शन, तो नन ऑफ दिस हमारा इसका आंसर हो गया। ये है स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा है इफ 18a b - 3 आर इन AP, मतलब कि भाई 18a और b और -3 AP में है, देन a प्लस बी हमें बताना है, a प्लस बी क्या होगा, तो हमें a और b की वैल्यू चाहिए। अब हमें क्या पता है, a पता है, a कितना है 80, और हमें लास्ट टर्म पता है, लास्ट टर्म मतलब 1 2 3 4 मीन्स 4 टर्म, हमें a4 पता है कितना -3। a4 को स्टूडेंट हम कैसे लिख सकते हैं, a प्लस 3d। अब देखो a4 है ना, a प्लस 3d, अगर a5 होता तो a प्लस 4d, एक कम करके हम लिखते हैं, जैसे अगर सेकेंड टर्म होती तो a प्लस डी, 10 टर्म होती तो a प्लस 9d, इसी तरह से a4 को a प्लस 3d, ये किसके इक्वल है -3 के। a की वैल्यू पता है हमें 18, 3d इक्वल टू -3,
प्लस का 18 उधर रखें, माइनस का 3d इक्वल टू माइनस का 21, 3 से अब डिवाइड कर देते हैं, तो d की वैल्यू स्टूडेंट्स अब हमारी आ गई माइनस का 7। अब देखो पहली टर्म क्या थी 18 में माइनस 7 करा तो कितना हुआ 11। अब 11 में माइनस 7 करा तो कितना हुआ 4 में माइनस 7 करा तो कितना हुआ -3। तो देखो a की वैल्यू क्या मिली मुझे 11 और b की वैल्यू कितनी मिली स्टूडेंट्स 4। हमें क्या करना था a प्लस बी, तो 11 प्लस 4 कितना हुआ 15, मतलब डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ द वर्टेक्स ऑफ पैरेललोग्राम PQRS taken in order this PQR then the coordinate of its 4 vertex S are, कह रहा है कि भाई एक PQRS पैरेललोग्राम है, PQRS, इसमें P है आपका 3,4, Q है आपका -2,3, R है आपका -3, -2 और S आपको फाइंड करना है। तो हम उसको लेट कर लेते हैं, ये X है और ये Y है। X Y नहीं, हम A और B ले लेते हैं, ये A है और ये B है। अब देखो एक पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी है क्या कि भाई जो उसकी डायगोनल्स होती हैं बाइसेक्ट करती हैं ईच अदर, डायगोनल्स आर बाइसेक्ट ईच अदर, मींस कि देखो ये वो पे इंटरसेक्ट हो रही है ना, ये वाला पार्ट इस पार्ट के इक्वल है और ये वाला पार्ट इस पार्ट के इक्वल है। हमने चैप्टर 7 में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एक फॉर्मूला पढ़ा था क्या कि भाई सेक्शन फॉर्मूले में ये है x1 y1 और ये है पॉइंट है x2 y2। अगर ये मिड पॉइंट हो मींस रेशियो 1:1 हो, है ना, तो हमारा ये पॉइंट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स वाई निकालने का फॉर्मूला, पॉइंट निकालने का x इक्वल टू x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2 और y इक्वल टू y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2। अब देखो इसी का यूज करके हम a और b की वैल्यू निकालेंगे। कैसे, अगर हम PQ देखते PR देखते हैं, सॉरी PR एक लाइन है और ये O इसका मिड पॉइंट हुआ क्योंकि भाई ये एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रही है प्रॉपर्टी के हिसाब से हमारे, और तो इसमें x1 ये हमारा 3 हो गया, x2 हमारा -3 हो गया, तो 3 प्लस -3 अपॉन में 2। अब y निकालने के लिए क्या करेंगे स्टूडेंट्स, y1 प्लस y2 मीन्स 4 प्लस -2 अपॉन 2। तो ये हमारा PR का x और y आ जाएगा इससे। 3 में से 3 गए 0, 0/2 0, 4 में से 2 गया 2, 2 से 2 को 2 डिवाइड करा तो ये आ गया हमारा 1। अब PR से हमारा x y की वैल्यू आ गई, मींस O पॉइंट पता चल गया 0,1 है। अब QS से निकालेंगे हम, किससे स्टूडेंट्स, QS से। QS से O पॉइंट क्या होगा, सेम फॉर्मूला लगाएंगे, x1 प्लस x2 मींस a प्लस -2 डिवाइड बाय 2, कॉमा y की वैल्यू y1 प्लस y2 मींस b प्लस 3 डिवाइड बाय 2। ये अब हमारा QS से O पॉइंट आ गया। अब देखो जब हमने PR से निकाला तो भी O पॉइंट आया, QS से निकाला तो भी O पॉइंट आया, तो इसका मतलब इसकी x की वैल्यू के बराबर होगा, इसकी y की वैल्यू के बराबर होगी। अब इन दोनों को इक्वल में रख के वहां से हम a और b की वैल्यू निकाल लेंगे। कैसे, देखो 0 इक्वल हो जाएगा किसके, a प्लस माइनस माइनस तो माइनस का 2 डिवाइड बाय 2, 2 उधर जाके क्या हो गया 0, a माइनस 2 माइनस का 2 इधर आ गया, तो a की वैल्यू आ गई स्टूडेंट्स हमारी 2। अब y के निकालते हैं, 1 किसके इक्वल होगा, b प्लस 3 डिवाइड बाय 2 के, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 2 1 जा 2 इक्वल टू b प्लस 3 इधर आके माइनस हो जाएगा, तो 2 में से 3 गया -1, तो b की वैल्यू आ गई स्टूडेंट्स माइनस का 1, a2b -1 मीन्स सी ऑप्शन, ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द डिस्टेंस बिटवीन ऑफ पॉइंट दिस एंड दिस इज, हमें इन दोनों पॉइंट का डिस्टेंस बताना है। अब डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट्स, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये हमारा x1 हो गया, ये हमारा y1 हो गया, ये हमारा x2 हो गया, ये हमारा y2 हो गया। अब पुटिंग कर देते हैं, x2 कितना है 0, माइनस में x1 क्या है स्टूडेंट्स, a cos थीटा प्लस b sin थीटा, a cos थीटा प्लस
नहीं आएगा, बिकॉज ऑफ बाहर माइनस है तो अंदर का साइन चेंज, माइनस का बी साइन थीटा इस पूरे का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1, y2 कितना है a साइन थीटा माइनस में b कॉस थीटा माइनस y1, y1 क्या है स्टूडेंट्स 0, माइनस में 0 का होल स्क्वायर। अब देखो ये भी माइनस है, ये भी माइनस है और ऊपर क्या है स्क्वायर, तो ये तो प्लस हो गया, तो ये हो गया हमारा a कॉस थीटा प्लस b साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस में ये है हमारा, अब देखो जीरो तो माइनस करना है तो जीरो माइनस करेंगे तो भाई पूरा खत्म ही हो गया, जैसे 1 में से 0 गया तो 1 ही बचता है। इसी तरह से a साइन थीटा माइनस b कॉस थीटा में से 0 माइनस करेंगे तो a साइन थीटा b कॉस थीटा ही बचेगा, तो a साइन थीटा माइनस b कॉस थीटा का होल स्क्वायर। अब यहां हमें लगाना पड़ेगा भाई फॉर्मूला, कौन सा, a प्लस बी के होल स्क्वायर और यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, सेम होता है, बस यहाँ प्लस की जगह यहाँ माइनस आ जाता है। तो लगाते हैं भाई a का स्क्वायर, मतलब इस पूरे का स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, b का स्क्वायर मीन्स इसका स्क्वायर b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस में 2ab, मतलब 2 इंटू ये ab और साइन कॉस। इस तरह से अब यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे a माइनस बी के होल स्क्वायर का, a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस में b स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस में 2ab साइन कॉस, पैकेट क्लोज, और इस पूरे पे रूट है ये भी। अब देखो ये है प्लस का 2ab साइन कॉस और ये है माइनस का 2ab साइन कॉस, तो ये तो हो गया भाई कैंसल आउट। ओके, अब देखो यहाँ पे है a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा और यहाँ पे a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ से भाई मैंने क्या ले लिया a स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो बचेगा साइन कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, और कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर किसके बराबर होता है 1 के। अब देखो इसमें b साइन स्क्वायर और b कॉस स्क्वायर, मैं b स्क्वायर कॉमन लूंगा तो बचेगा साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, और साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर किसके बराबर होता है 1 के, और इस पूरे पे भी रूट चल रहा है ना। अब a स्क्वायर से 1 से करेंगे तो a स्क्वायर ही आएगा, और b स्क्वायर को 1 से करेंगे तो b स्क्वायर आएगा, तो भाई इन दोनों पॉइंट्स का डिस्टेंस कितना आ गया, रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, मींस डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इफ द साइनटॉइड ऑफ ट्रायंगल फॉर्म दिस इज एट दिस, मतलब कहना चाहता है कि भाई एक ट्रायंगल है, उसके 3 पॉइंट ये हैं 7, x, y, -6 और 9, 10। साइनटॉइड क्या होता है, इनका ये मिड पॉइंट, यहाँ से इसका डिस्टेंस, यहाँ से इसका डिस्टेंस, यहाँ का इनका डिस्टेंस क्या होता है सेम होता है, ये पॉइंट हमारा साइनटॉइड कहलाता है, और ये पॉइंट हमें दिया हुआ है 6, 3। तो हमें x और y की वैल्यू फाइंड करनी है, जो ये देखो ये x यहाँ से मिस है और यहाँ से y मिस है। अब साइनटॉइड निकालने का बेटा फॉर्मूला होता है क्या, x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइड बाय 3, और y निकालने का होता है, ये रिप्रेजेंट करता है x को, ये y को, ये हो गया हमारा x1 y1, ये हो गया हमारा x2 y2, ये हो गया हमारा x3 y3, और y निकालने का सेम फॉर्मूला y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइड बाय 3, x इक्वल टू, सॉरी x की वैल्यू तो हमें पता है ना भाई कितनी है 6 है, x1 कितना है स्टूडेंट्स 7, x2 कितना है y, x3 कितना है 9 अपॉन 3, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1, क्रॉस मल्टीप्लाई 6 3 18 इक्वल टू 7 प्लस y प्लस 9, 18 इक्वल टू 7 प्लस 9 16 प्लस y, प्लस का 16 रखें माइनस हो जाएगा, 18 में से 16 गया बचा 2, तो y की वैल्यू तो आ गई भाई 2। अब यहां देखते हैं, यहाँ पे y है हमारा कितना 3, y1 है कितना x, y2 है हमारा -6, तो इस प्लस माइनस माइनस होता है, सीधा यहाँ पे -6 लिखते हैं, y3 हमारा 10 अपॉन 3, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करा 3 3 9, 1 को इस पूरे से करेंगे सेम आएगा,
माइनस से 6 प्लस का 10 माइनस प्लस माइनस 10 में से 6 गया 4 प्लस का 4 करके माइनस 9 में से 4 गया 5 तो x की वैल्यू 5 आ गई y की वैल्यू 2 आ गई तो 5,2 मीन्स डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल विद वर्टेक्स दिस दिस एंड दिस। हमें इन तीनों पॉइंट्स दे रखे हैं ट्राइंगल के, अब इनका पेरीमीटर निकाला जो इन तीनों पॉइंट्स से फॉर्म होता है। देखो ये होता है हमारा कुछ कार्टेशियन प्लेन, ये होती है x एक्सिस और ये होती है y एक्सिस। 0,4 मीन्स x की वैल्यू 0 y की वैल्यू 4, वो y लाइन पे आएगा 0,4। 3,0 यहाँ होगा। देखो x की वैल्यू 0 कहाँ होती है y एक्सिस पे और यहाँ पे y की वैल्यू 0 है वो होती है हमारी x एक्सिस पे। इस टाइप से भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि भाई x एक्सिस पे y की वैल्यू कितनी होती है, तो क्या लिखोगे आप 0 और y एक्सिस पे x की वैल्यू कितनी होती है स्टूडेंट्स 0, x एक्सिस पे y की 0 y एक्सिस पे x की 0। तो ये हमारा हो गया 0,4 का पॉइंट, ये हो गया हमारा 3,0 का पॉइंट। 0,0 होता है हमारा ओरिजिन। अब इन तीन पॉइंट से मिलकर ये ट्राइंगल फॉर्म हुआ। अब हमें इसका क्या निकालना है पेरीमीटर। ट्राइंगल का पेरीमीटर कैसे निकालते हैं, सम ऑफ ऑल साइड। अब देखो ये डिस्टेंस कितना है भाई यहाँ से लेके यहाँ तक 4, ये कितना है 3 और हमें ये और चाहिए भाई। अब इसके लिए हमें क्या लगाना पड़ेगा यहाँ पे डिस्टेंस फॉर्मूला। ये डिस्टेंस पता लगाने के लिए हमें क्या लगाना पड़ेगा स्टूडेंट्स डिस्टेंस फॉर्मूला। और डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x1 y1 इसे मान लेते हैं, x2 y2 इसे मान लेते हैं। तो x2 माइनस x1 मीन्स 3 माइनस 0, y2 माइनस y1 मीन्स 0 माइनस 4 का होल स्क्वायर। तो 3 में से 0 गया 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 0 में से 4 गया माइनस 4 का स्क्वायर होता है 16। तो ये हो गया हमारा √25 और √25 की वैल्यू होती है 5। तो इसका मतलब ये डिस्टेंस कितना आ गया 5। अब इन तीनों को ऐड कर देंगे वो हमारा क्या निकल आएगा पेरीमीटर। 5 + 4 9, 9 + 3 12, तो मतलब डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स। अब इफ इन द ट्राइंगल ABC एंड DEF, दो ट्राइंगल है ABC और DEF, इसको पहले बना लेते हैं। ABC ABC और ये एक और ट्राइंगल है DEF। इन दोनों ट्राइंगल में AB अपॉन DE मीन्स ये और ये इक्वल है किसके BC अपॉन FD के। BC अपॉन FD मीन्स BC ये रहा FD ये रहा। अब हमें बताना है देन दे विल बी सिमिलर, ये सिमिलर कब होंगे। अब इनमें बताना है कौन सा एंगल इक्वल होगा जब ये सिमिलर होंगे। तो वो बहुत आसान तरीका है, क्या है इसमें क्राइटेरिया लगेगा स्टूडेंट्स SAS। सिमिलर ट्राइंगल में कुछ गिने चुने क्राइटेरिया होते हैं, एक होता है AA क्राइटेरिया, एक होता है SSS और एक होता है SAS। ये 3 क्राइटेरिया होते हैं। इसमें फॉलो होगा SAS। देखो कैसे, क्योंकि देखो दो साइड का तो हमें कंपेयर दे रखा है और एक एंगल में बताना है, तो इसलिए SAS फॉलो होगा। अब तीनों की तीनों ना एक कंटिन्यूटी वे में होनी चाहिए। देखो ये साइड अब इनके बीच में एंगल आ रहा है B, ये साइड इनके बीच में एंगल आ रहा है D, तो उसका मतलब B किसके इक्वल होना चाहिए D के, और B D के और किसका है इक्वल C ऑप्शन में। तो इसका मतलब ये इसका आंसर हो गया। ये स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इन अ गिवन ट्राइंगल ABC, एक हमें ट्राइंगल गिवन है ABC जिसमें DE पैरेलल है BC के, मींस DE किसके पैरेलल है BC के। AD अपॉन DB कितना दे रखा है हमें 3/5। इफ AC इक्वल टू 5.6, मतलब ये पूरी लेंथ हमें कितनी दी हुई है 5.6, तो हमें AE फाइंड करना है, हमें सिर्फ ये AE फाइंड करना है। तो हम काम करते हैं इसको x मान लेते हैं। अगर ये x है तो ये EC कितना हुआ स्टूडेंट्स 5.6 माइनस x। अब देखो हमें AD/DB पता है और AE पता चल गया, EC पता चल गया। हमने एक थ्योरम पढ़ी है BPT थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, जिसका हम दूसरा नाम थेल्स थ्योरम भी है। ये थ्योरम क्या कहती है भाई, कोई एक ट्राइंगल है, किसी दो साइड्स में हम एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हैं तो ये साइड्स को ना सेम प्रोपोर्शन में डिवाइड करती है। मींस AD अपॉन
बी डी इक्वल होता है किसके, ए ई अपॉन ई सी के। अब देखो ए डी अपॉन बी डी क्या हमें रेशियो दिया हुआ पहले से 3/5 है, ए को हमने x माना हुआ है और ई सी हमारा क्या है 5.6 माइनस में x। अब इसको सिंप्लीफाई करके हम x की वैल्यू निकाल देंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं सबसे पहले, 5 को x से करा 5x, अब 3 को इससे करते हैं 6 से 18 का 1, 3 5 से 15, ये 16.8 और माइनस का 3x, माइनस का 3x इधर आगे प्लस का हो जाएगा इक्वल टू 16.8, सॉरी एक सेकेंड 3x हो गई है, 5x प्लस 3x 8x इक्वल टू 16.8। अब 8 से डिवाइड कर देंगे, यहाँ से हमारी x की वैल्यू आएगी कितनी 16.8 डिवाइड बाय 8, 2.1। सो स्टूडेंट्स x की वैल्यू आ गई हमारी 2.1, तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन ए आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। If x into tan 60 into cos 60 equal to sin 60 cos 60 है, then x equal to तो हमें x की वैल्यू बतानी है, इसमें x की वैल्यू क्या है। तो देखो x हमें नहीं पता, उसको x को x रहने दो। tan 60 की वैल्यू कितनी होती है स्टूडेंट्स, √3 मल्टीप्लाई में cos 60 की वैल्यू कितनी होती है स्टूडेंट्स 1/2 इक्वल टू sin 60 की वैल्यू होती है स्टूडेंट्स √3/2। cos 60 की वैल्यू कितनी होती है स्टूडेंट्स, अब देखो cos 60 की हमें नहीं पता, तो क्या करेंगे हम भाई, हम tan 60 की देखते हैं। tan 60 की होती है √3, तो cot 60 की पता हो जाएगी हमें कितनी 1/√3, क्योंकि जो cot होता है tan का अपोजिट होता है भाई, मतलब रेसिप्रोकल होता है ना, इसलिए। देखो √3 से √3 कैंसल, और इक्वल के आमने सामने वाले नंबर्स भी कैंसिल हो जाते हैं, तो 2 से 2 कैंसिल। x इक्वल टू √3 मल्टीप्लाई में तो उधर आके डिवाइड हो गया, तो x की वैल्यू आ गई 1/√3। अब x की वैल्यू 1/√3 कब होती है, cos 30 पे नहीं होती, tan 30 पे, बिल्कुल tan 30 पे ही होती है 1/√3, तो इसका मतलब इसका tan 30 आंसर है। x की वैल्यू कितनी आ गई tan 30 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। sin थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इक्वल है 1k, फाइंड द वैल्यू ऑफ cos स्क्वायर थीटा प्लस cos की पावर 4 थीटा। अब हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है कब, जब आपको ये चीज गिवन हो। तो देखते हैं कैसे करेंगे स्टूडेंट्स इसको। भाई हमें गिवन है sin थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इक्वल है 1k, तो मैं क्या कर रहा हूं कि sin स्क्वायर थीटा को उधर लेके जाते हैं, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और हमने एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है अपनी ट्रिग्नोमेट्री में, क्या कि भाई साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर किसके बराबर होता है स्टूडेंट्स 1 के, है ना। तो अगर मैं साइन को उधर ले जाता हूँ तो कॉस स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है 1 माइनस साइन स्क्वायर, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर को मैं कॉस भी लिख सकता हूँ, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर को लिख देंगे कॉस स्क्वायर, तो यहाँ से साइन किसके इक्वल हो गया कॉस स्क्वायर के। अब देखो ये कॉस स्क्वायर है ना, इस कॉस स्क्वायर को कॉस स्क्वायर है ना, ये कॉस की पावर 4 थीटा लिखा हुआ है, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, क्योंकि 2 2 4, तो कॉस की पावर 4 ही बनना है इसको, तो ये हो गया कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल है स्टूडेंट्स साइन के, तो इस पूरे कॉस स्क्वायर की जगह मैं लिख सकता हूँ साइन, और इस पूरे पे क्या है स्क्वायर, तो यहाँ स्क्वायर लग जाएगा, और कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर क्या होता है अभी बताया था मैंने कितना 1, तो इसका आंसर कितना है स्टूडेंट्स 1, मतलब ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। tan थीटा प्लस cot थीटा इक्वल है 2k, फाइंड द वैल्यू ऑफ tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा। अब देखो यहाँ पे जो हमें गिवन है पहले इसको सिंपलीफाई करते हैं, देन इसके हमारे यहाँ से ये वैल्यू निकल आएगी। तो अगर हम क्या करें, हमें गिवन है tan थीटा प्लस cot थीटा इक्वल है 2k, मुझे स्क्वायर चाहिए ना, मैं काम करता हूँ बोथ साइड स्क्वायर कर देता हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ बोथ साइड स्क्वायर, जब मैं बोथ साइड स्क्वायर करूंगा तो क्या मिलेगा मुझे tan थीटा प्लस cot थीटा का होल स्क्वायर, और यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4, तो इस यहाँ पे लगेगा a प्लस बी के स्क्वायर का फॉर्मूला, a प्लस बी के स्क्वायर का फॉर्मूला, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, a की जगह tan है तो ये tan स्क्वायर थीटा हो गया, b की जगह cot है तो ये cot स्क्वायर थीटा हो गया, 2ab मीन्स 2 इंटू
tan इंटू कॉट, और ये किसके इक्वल है स्टूडेंट्स 4 के, तो tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अब देखो ये tan ना कॉट से कैंसिल हो गया, अब ये tan भाई कॉट से कैंसिल कैसे हुआ, अब देखो कैसे हुआ कि भाई tan है इंटू कॉट है, क्या मैं tan को 1 बाई कॉट लिख सकता हूँ, बिल्कुल भाई tan किसका रेसिप्रोकल होता है कॉट का, और इंटू में इसके साथ क्या है कॉट, तो कॉट से कॉट कैंसिल हो जाएगा इसलिए कैंसिल आउट करा, और यहाँ बचा सिर्फ 2, प्लस का 2 उधर जाके माइनस का 2, तो 4 में से 2 गया 2, तो tan स्क्वायर प्लस कॉट स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई स्टूडेंट्स 2, तो मतलब सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, x इक्वल टू दिस y इक्वल टू दिस, देन b स्क्वायर x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर y स्क्वायर की आपको वैल्यू फाइंड करनी है। तो भाई अब क्या करते हैं ना, वैल्यू पुटिंग करते हैं, जो जो हमें पता है x की पता है और y की पता है ना, b स्क्वायर x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर y स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी है हमें x और y की वैल्यू पता है, इसके अंदर पुट करते हैं, b स्क्वायर को b स्क्वायर रहने दो, x स्क्वायर मीन्स a cos थीटा का होल स्क्वायर, a स्क्वायर y की वैल्यू पुट करते हैं b sin थीटा का होल स्क्वायर, b स्क्वायर अब इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, ये a स्क्वायर पहले से है, अब इसका स्क्वायर करेंगे तो b स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। अब इन दोनों में गौर से देखो a स्क्वायर b स्क्वायर यहाँ भी है, a स्क्वायर b स्क्वायर यहाँ भी है, तो a स्क्वायर b स्क्वायर क्या ले लो कॉमन, अब a स्क्वायर b स्क्वायर यहाँ से कॉमन लिया तो यहाँ बचा cos स्क्वायर थीटा, और यहाँ से कॉमन लिया तो यहाँ बचा sin स्क्वायर थीटा, और ये sin cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर क्या होता है 1, और a स्क्वायर b स्क्वायर को 1 से करेंगे तो कितना आएगा a स्क्वायर b स्क्वायर ही आएगा, तो ये कौन सा ऑप्शन है स्टूडेंट्स a, तो इसका a ऑप्शन आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ अ रॉड एंड इट्स शैडो, ये होगा हमारा इट्स शैडो इज 1:√3, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सम इज, देखो कहना चाहता है भाई एक रॉड है, ये रही रॉड, अब इसके शैडो आ रही होगी कुछ यहाँ आ रही है, ओके ए बी, इसको सी मान लेते हैं, इस रॉड की शैडो कुछ यहाँ आ रही है, ये शैडो कोई पार्ट हो गया और ये हमारा रॉड हो गई, तो मतलब ए बी अपॉन बी सी हमें दिया हुआ है कितना 1/√3, ये तो दिया हुआ है हमें ए बी और बी सी, ए बी रॉड हो गई बी सी शैडो हो गई, ये रॉड और शैडो का रेशियो दिया हुआ था 1:√3, और हमें बताना है एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सम, इस सम का हमें एंगल ऑफ एलिवेशन बनाना है, एंगल ऑफ एलिवेशन कहाँ बनेगा यहाँ पर, आपको ये थीटा फाइंड करना है। अब देखो थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर और ये होता है हमारा बेस, P और B किस में आता है tan में आता है भाई, किस में आता है स्टूडेंट्स tan में, कैसे देखो tan का फॉर्मूला परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है ना, अब बताओ कैसे, देखो क्या था हमने पढ़ा था, पंडित बद्रीनाथ प्रसाद हर हर भोले, तो देखो ये होता है हमारा साइन का, ये होता है हमारा कॉस का, ये होता है हमारा tan का, tan का क्या है P और P/B, तो सर tan थीटा इक्वल होता है P/B के, tan थीटा इक्वल टू P/B, और P है हमारा AB और B है हमारा BC, और AB/BC हमें क्या दिया हुआ है 1/√3, तो हमें सिर्फ क्या चेक करना है कि भाई tan थीटा 1/√3 कब होता है, कौन सी डिग्री पे 30 पे, तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना हुआ स्टूडेंट्स 30 डिग्री। ये है स्टूडेंट्स अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा है द टू सर्कल टच ईच अदर एक्सटर्नली एट सी, दो सर्कल्स हैं कुछ इस तरीके से एक्सटर्नली टच कर रहे हैं सी पॉइंट पे, मान लो ये दो हमारा सी पॉइंट है, ए बी इज अ कॉमन टेंजेंट, एक ए बी लाइन जा रही है और दोनों को वो टेंजेंट है ए और ये बी, देन ए सी एंगल ए सी भी फाइंड करना है आपको, ए सी बी मीन्स ये पूरा एंगल आपको फाइंड करना है, तो यहाँ पे एक लाइन कंस्ट्रक्ट करते हैं हम सी पॉइंट से डी। अब देखो जो आपको ट्राइंगल दिख रहा है ए डी सी, ये ट्राइंगल ए डी सी है ना, उसमें ए डी जो है किसके इक्वल है डी सी के इक्वल है, ए डी किसके इक्वल है डी सी के, और ए डी डी सी के इक्वल है, तो इसका मतलब ये ट्राइंगल क्या बन गया स्टूडेंट्स एक आइसोलेसिस ट्राइंगल, अगर ये आइसोलेसिस ट्राइंगल बन गया तो ये एंगल कितना हुआ हमारा x, और ये सिर्फ आधा वाला एंगल कितना हुआ हमारा ये भी x हुआ, क्योंकि एक आइसोलेसिस ट्रायंगल होता है ना, अगर
ये साइड साइड के इक्वल आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया, तो ये एंगल इस एंगल के भी इक्वल होता है। अगर ये एंगल x है तो ये एंगल भी क्या होगा स्टूडेंट्स, x होगा। इसी तरह से dv इक्वल है किसके, dc के, बाय टेंजेंट्स, क्योंकि भाई एक्सटर्नली पॉइंट से दो टेंजेंट ड्रॉ होती है तो वो क्या होते हैं, दोनों टेंजेंट्स इक्वल होती हैं। अब देखो डी पॉइंट से एक टेंजेंट ये जा रही है और एक टेंजेंट ये जा रही है, तो ये दोनों टेंजेंट एक दूसरे के इक्वल हुई जैसे इसमें हुई थी। तो इसी तरह से ये भी एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गया बी बी डी सी, तो इसलिए ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा। इस एंगल को हमने y मान लेते हैं और इस एंगल को भी हम y मान लेते हैं। तो ये एंगल y, ये एंगल y, ये एंगल x और ये एंगल x। अब ये पूरा एक ट्रायंगल है ए बी सी, तीनों ट्रायंगल में मतलब तीनों एक ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम कितना होता है स्टूडेंट्स, 180। मतलब एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी कितना होता है, 180। ए है हमारा x, बी है हमारा y और सी क्या है, देखो ये आधा x है आधा y है, तो मतलब सी हो गया हमारा x प्लस y, ये इक्वल है 180 के। x 2 टाइम्स है तो 2x, y 2 टाइम्स है तो 2y। 2 कॉमन ले लेते हैं तो बचा x प्लस वाई इक्वल टू 180। 2 से डिवाइड करते हैं तो x प्लस वाई कितना रहेगा स्टूडेंट्स, 180 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 90। और देखो x प्लस वाई मिलकर कौन सा एंगल बना रहे थे, ये वाला एंगल पूरा का पूरा ए सी बी, तो ए सी बी एंगल कितना आ गया स्टूडेंट्स हमारा 90 डिग्री, मीन्स बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स। अब कह रहे हैं इन फिगर द पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, इस फिगर में हमें ए बी सी ट्रायंगल का पेरीमीटर निकालना है। ओके अब देखो जरा, ये सर्कल है और ये ट्रायंगल आ रहा है, इस ए पॉइंट से दो टेंजेंट आ रही है ए आर और ए क्यू, और हम एक्सटर्नल पॉइंट से किसी सर्कल पे टेंजेंट बनाते हैं तो वो क्या होते हैं स्टूडेंट्स, इक्वल होती हैं। अगर ये 4 है तो ये भी कितना होगा स्टूडेंट्स, 4 होगा। इसी तरह से ये 6 है तो ये भी कितना होगा, 6 होगा। ये 5 है तो ये भी कितना होगा स्टूडेंट्स, 5 होगा। पेरीमीटर कैसे निकालता है भाई, ऑल साइड्स का सम, तो 4 प्लस 6 10, 10 प्लस 6 16, 16 प्लस 5 21, 21 प्लस 5 26, 26 प्लस 4 30, मीन्स आपका ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहा है स्टूडेंट्स हमारा कि भाई इन फिगर पी आर इज अ टेंजेंट सर्कल एट पी पॉइंट पे टेंजेंट है एंड ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, ओ क्या है सेंटर ऑफ द सर्कल, देन पी ओ क्यू बताना है हमें, पी ओ क्यू मीन्स आपको ये वाला एंगल फाइंड करना है। हमें ये एंगल दे रखा है 60। अब देखो हमने एक थ्योरम पढ़ी है स्टूडेंट्स, क्या कि भाई ये सर्कल है, ये टेंजेंट है, अगर सेंटर से मैं इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे, मतलब ये टेंजेंट का जहाँ पे टच करता है ना ये सर्कल को, वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है। अगर हम सेंटर से एक रेडियस ड्रॉ करें इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे तो वो 90 डिग्री का एंगल बनाता है। कितने डिग्री एंगल बनाता है स्टूडेंट्स, 90 डिग्री। तो इसीलिए अब देखो ओ सेंटर है, यहाँ से ये पूरा एंगल इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे इस रेडियस से कितना बना रहा होगा, 90, और ये से ये एंगल है हमारा 60, तो 90 में से 60 गया 30, तो ये कितना एंगल हुआ स्टूडेंट्स, 30। ओके अब देखो ये 30 है तो ये भी कितना होगा स्टूडेंट्स, 30, बिकॉज ऑफ ये ओपी क्या है रेडियस, ओक्यू भी क्या है रेडियस, दोनों रेडियस इक्वल है। हमेशा हमें पता ही है कि सर्कल में भाई सारी की सारी रेडियस एक दूसरे की क्या होती हैं, इक्वल, तो ओपी किसके इक्वल हुआ, ओक्यू के, तो इस वजह से ये बन गया हमारे एक आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो उसी वजह से 30 है तो ये भी कितना होगा 30, एंगल्स इक्वल होते हैं ना आइसोसेलेस ट्रायंगल में, इसलिए। अब देखो ये एक पूरा का पूरा ट्रायंगल है पीओक्यू, 30 प्लस एंगल ओ मीन्स 30 डिग्री प्लस 30 डिग्री प्लस जो ये एंगल हमारा पीओ क्यू कितना होगा 180, क्योंकि एक ट्राइंगल में तीनों एंगल का सम कितना होता है स्टूडेंट्स 180। अब देखो 30 प्लस 30 60 प्लस का 60 उधर आके क्या हो जाएगा माइनस, तो 180 में से 60 क्या 120, तो इसका मतलब हमारा सी ऑप्शन, तो पीओ क्यू हो गया हमारा 120। ये स्टूडेंट्स अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इन फिगर इफ टीपी एंड टीक्यू आर टेंजेंट ड्रॉ फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टी टू अ सर्कल विथ सेंटर ओ सच दैट टी क्यू पी इज 60 डिग्री एंड ओ पी क्यू फाइंड करना है। ओ पी क्यू मीन्स ये वाला एंगल आपको फाइंड करना है। सेम क्वेश्चन है लास्ट क्वेश्चन की तरह, शायद मिस्टेकली दोबारा टाइप हो गया क्वेश्चन, बस इसके अंदर फाइंड कुछ और कुछ करना है। देखो हमने भी बताया मैंने आपको कि भाई सेंटर से एक रेडियस ड्रॉ करते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे, जो टेंजेंट आ रही है उसके पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे, तो ये पूरा एंगल बनाता है 90 डिग्री का।
तो अगर इतना सा एंगल 60 डिग्री है तो ये बचा हुआ एंगल कितना हुआ स्टूडेंट्स 30 डिग्री। और ओपी और ओक्यू क्या है रेडियस, और वो रेडियस इक्वल होती हैं, तो ये ओपीक्यू एक हो गया हमारा एक आइसोसेलेस ट्रायंगल, और इसी वजह से ये एंगल 30 है तो ये एंगल भी क्या होगा स्टूडेंट्स 30 डिग्री। तो मतलब बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन फिगर टू इक्वल सर्कल टच ईच अदर एट टी पॉइंट। ये दो इक्वल सर्कल हैं, दोनों एक टी पॉइंट पे टच कर रहे हैं दूसरे को। क्यूपी हमारा 4.5 है, क्यूपी ये मतलब ये हमारा 4.5 है। हमें क्यू आर फाइंड करना है। क्यू आर का मतलब ये पूरी लेंथ यहां से लेके यहां तक की है, क्यू आर है ना, ये पूरी लेंथ फाइंड करनी है हमें। अब देखो ये पी एक एक्सटर्नल पॉइंट है इस सर्कल के लिए, तो भाई हमने पढ़ा है कि ये रहा सर्कल, ये रहा एक्सटर्नल पॉइंट, तो ये दोनों टेंजेंट एक दूसरे की क्या होती हैं इक्वल। तो क्यूपी कितना है 4.5, तो पीटी भी कितना होगा 4.5। इसी तरह से इस सर्कल के लिए ये टेंजेंट है, ये टेंजेंट है एक्सटर्नल पॉइंट से, अगर ये 4.5 है तो ये भी कितना होगा स्टूडेंट्स 4.5, पीआर भी 4.5, और ये पहले से हमें गिवन था 4.5, 4.5 प्लस 4.5 9, तो क्यू आर की वैल्यू कितनी होगी स्टूडेंट्स 9 सेंटीमीटर, मतलब ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ द सर्कमफ्रेंस एंड एरिया ऑफ द सर्कल आर न्यूमेरिकली इक्वल, सर्कमफ्रेंस और एरिया इक्वल है, देन डायमीटर ऑफ द सर्कल बतानी है आपको। सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला होता है सर्कल का 2πr और एरिया होता है πr स्क्वायर। इक्वल के आमने सामने वाले नंबर कैंसिल हो जाते हैं, तो पाई से पाई कैंसिल, यहाँ पे आर है यहाँ पे आर स्क्वायर है तो एक आर से एक आर कैंसिल, तो यहाँ से आर की वैल्यू आ गई हमारे पास 2। लेकिन हमें निकालना है डायमीटर, तो भाई डायमीटर क्या होता है रेडियस का डबल, तो 2 का डबल कितना हो गया 4, मींस डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द नंबर ऑफ रेवोल्यूशन मेड बाय सर्कुलर व्हील ऑफ रेडियस 0.25 मीटर इन रोलिंग अ डिस्टेंस 11 किलोमीटर। कहना ये चाहता है कि भाई एक व्हील है जिसकी रेडियस है 0.25 मीटर, ओके। अब ये हमें बताना है 11 किलोमीटर में ये जो व्हील है कितने राउंड कितने रेवोल्यूशन कंप्लीट करेगी, मतलब प्रॉपर यहां से स्टार्ट हुई फिर दोबारा घूमी फिर दोबारा स्टार्ट घूमी फिर दोबारा घूमी, ऐसे कितने रेवोल्यूशन कंप्लीट कर लेगी कितने किलोमीटर में 11 किलोमीटर में। देखो ये घूमी यहाँ पहुंच गई, ये घूमी यहाँ पहुंच गई, ये घूमी यहाँ पहुंच गई, तो ऐसे 11 किलोमीटर तक जा रही है ये। तो हमें बताने इसने कितने रेवोल्यूशन कंप्लीट करे। अब देखो ये रेवोल्यूशन एक रेवोल्यूशन कितने में कंप्लीट कर रहा है 1 रेवोल्यूशन इक्वल टू सर्कमफ्रेंस, है कि नहीं। देखो कैसे भाई, मान लो यहाँ से स्टार्ट हुआ, अब ये घूमते 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 पूरा यहाँ पे कवर हुआ, घूमते 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 यहाँ पे कवर हुआ, तो ये क्या कवर कर रहा है सर्कमफ्रेंस कवर कर रहा है ना। एक रेवोल्यूशन क्या कवर कर रहा है सर्कमफ्रेंस। तो सबसे पहले हम क्या निकालते हैं कि भाई एक रेवोल्यूशन में वो कितना डिस्टेंस कवर करता है, वो कैसे निकालेंगे हम सर्कमफ्रेंस निकाल के, और सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला होता है सर्कल का 2πr, तो 2 इंटू 22/7 और r की वैल्यू कितनी है हमारे पास 0.25, 2 इंटू 22 44 इंटू 0.25/7, 44 को 0.27 से मल्टीप्लाई करते हैं तो यह आएगा हमारा 11/7 मीटर। तो 11/7 मीटर डिस्टेंस कवर होता है एक रेवोल्यूशन में, लेकिन हमें निकालना है 11 किलोमीटर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स हमारा, द एरिया ऑफ द सर्कल दैट कैन बी डिस्क्राइब इन अ स्क्वायर ऑफ 6 सेंटीमीटर। कह रहा है कि स्क्वायर है एक 6 सेंटीमीटर साइड का, ये एक स्क्वायर हो गया हमारा, इसके अंदर एक सर्कल है, ये रहा। अब जो ये स्क्वायर है इसकी साइड जो है 6 सेंटीमीटर है, ऑल साइड इक्वल होती है हमारी स्क्वायर में, तो सारी 6 6 6 हो गई। तो अब इसके अंदर जो है सर्कल है, हमें इसका एरिया फाइंड करना है। अब उसके लिए भाई हमें पता होना चाहिए रेडियस, क्योंकि सर्कल के एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू होती है हमारी 22/7, नहीं पुट करते बिकॉज ऑफ सारे ऑप्शंस में पाई में आंसर है, तो पाई को पाई रहने देंगे हम। अब हमें चाहिए मेनली स्टूडेंट्स आर। अब देखो ये क्या है एक डायमीटर, और ये पूरा ए बी है, ए बी और डायमीटर बराबर है ना,
तो देखो ए भी अगर 6 सेंटीमीटर है तो डायमीटर भी कितनी होगी स्टूडेंट्स, 6 सेंटीमीटर। तो रेडियस कितनी हो गई, डायमीटर का हाफ 3, तो रेडियस आ गई 3। पुट कर देते हैं यहाँ पे अब 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर होता है 9, तो ये हो गया हमारा 9 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। दैट्स इट। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, द एरिया ऑफ द सर्कल इज 220 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ द सर्कल कितना है, 220 सेंटीमीटर स्क्वायर। द एरिया ऑफ स्क्वायर इंस्क्राइब इन इट इज, मीन्स कि भाई जो एक सर्कल है, अब इसके अंदर एक स्क्वायर बना हुआ है, अब हमें इस सर्कल का एरिया गिवन है, आपको इस स्क्वायर का एरिया निकालना है। तो अब देखो हमें एरिया गिवन है, यहाँ से देखिए कुछ निकलता है, बिल्कुल निकलेगा, आर निकलेगा यहाँ से। हमारा एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, जो इक्वल है किसके, 220 के। पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर स्क्वायर इक्वल टू 220। 20 से 220 कैंसिल 10 बार में। इक्वल के आमने सामने वाले नंबर कैंसिल आउट हो जाते हैं स्टूडेंट्स जब सारे नंबर्स मल्टीप्लाई में हो, बिकॉज ऑफ ये मल्टीप्लाई में तो इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो इसलिए पूरा कैंसिल होकर क्या बचेगा 10, और 7 को 10 से करा 70, स्क्वायर है तो उधर आके हो गया रूट, तो रेडियस आ गई भाई हमारी रूट 70। अब देखो ये होगी हमारी क्या, डायमीटर। ये क्या होगी हमारी एक सर्कल की डायमीटर, और जो सर्कल की डायमीटर है वही स्क्वायर की क्या होगी फ्रेंड्स, डायगोनल होगी। ये डायमीटर भी है सर्कल की और यही डायगोनल है स्क्वायर की। अच्छा अब ये कैसे पता चला कि सर ये डायमीटर हो या डायगोनल ही है, बिकॉज ऑफ स्क्वायर के जो एंगल्स होते हैं वो कितने कितने डिग्री होते हैं स्टूडेंट्स, 90 डिग्री, और ये दो एंड पॉइंट से और इन्हीं एंड पॉइंट से 90 डिग्री एंगल बनता है ना, तो इसका मतलब ये समझ जाना कि भाई ये लाइन जो है वो एक डायमीटर ही है। ओके, अब ये डायमीटर हो गई और ये स्क्वायर के लिए क्या हो गई, डायगोनल हो गई। तो इसका मतलब जो डायमीटर है वो किसके इक्वल है, डायगोनल के इक्वल है। रेडियस है रूट 70, डायगोनल होती है 2 इंटू आर, सॉरी डायमीटर होती है 2 इंटू आर, तो डायगोनल कितनी होगी हमारी 2 रूट 70 इक्वल टू डायगोनल, तो डायगोनल आ गई 2 रूट 70। अब देखो एरिया ऑफ स्क्वायर निकालने के दो तरीके होते हैं, एक होता है साइड इंटू साइड और एक होता है हाफ ऑफ डायगोनल का स्क्वायर, हाफ ऑफ डायगोनल का स्क्वायर। तो देखो हमें साइड नहीं पता तो हम ये वाले फॉर्मूला यूज करेंगे, हाफ ऑफ डायगोनल का स्क्वायर। तो हाफ ऑफ डायगोनल का स्क्वायर, डायगोनल कितनी है 2 रूट 70, स्क्वायर का मतलब 2 टाइम्स मल्टीप्लाई में, 2 से 2 कैंसिल। अब देखो रूट 70 को रूट 70 से करा 70 और ये 2, 70 इंटू 2 140, तो मतलब 140 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर हो गया इस स्क्वायर का एरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, if the area of a square is the same the area of the circle, area of the square, area of the area of the square equal students area of the circle के। अब हमें बताना है 11 किलोमीटर में कितना डिस्टेंस कवर करेगा, तो नंबर ऑफ रेवोल्यूशन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इस 11 किलोमीटर को डिवाइड कर देंगे किससे, 11/7 मीटर से। देखो ना अब टोटल डिस्टेंस हमें दे रखा है 11 किलोमीटर और एक रेवोल्यूशन कंप्लीट होता है 11/7 में, तो इन दोनों को डिवाइड तो करना पड़ेगा हमें नंबर ऑफ रेवोल्यूशन निकालने के लिए, तो सेम। अब लेकिन दिक्कत ये है कि भाई इसमें किलोमीटर में है और ये क्या है मीटर में, तो इसको भाई किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। कैसे भाई, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, तो 11 किलोमीटर में हो गए 11,000 मीटर, और ये कितना है 11/7, 11 से ये कैंसिल 1000, 7 रेसिप्रोकल को ऊपर जाएगा, 1000 को 7 से करेंगे तो 7000 आएगा, तो इसका मतलब 11 किलोमीटर में वो व्हील कितने रेवोल्यूशन कंप्लीट करेगा, 7000। आगे क्या है स्टूडेंट्स क्वेश्चन, देन द रेशियो ऑफ देयर पेरीमीटर, तो हमें रेशियो बताना है किनका, इनके पेरीमीटर का रेशियो बताना है इन द टर्म ऑफ पाई। ओके, तो पेरीमीटर का रेशियो निकालना है हमें किसका, स्क्वायर का और सर्कल का, पेरीमीटर निकालना है स्क्वायर का और सर्कल का। एस से हमारा स्क्वायर हो गया, सी से हमारा सर्कल हो गया, इनके हमें पेरीमीटर का रेशियो निकालना है। स्क्वायर का पेरीमीटर होता है 4 इंटू साइड और सर्कल का पेरीमीटर होता है 2πr। इसको हम थोड़ा फ्रैक्शन में लिख लेते हैं, s/c 4s और ये नीचे आएगा
2 पाई आर। कुछ कैंसिल आउट हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। 2 से 4 2 आर में, तो ये 2s अपॉन पाई आर आ गया। अब और कुछ तो कैंसिल आउट हो नहीं रहा। अब यहाँ पे हमें कुछ गिवन था, इससे देखते हैं क्या रिजल्ट मिलता है हमें। एरिया ऑफ स्क्वायर, तो मतलब साइड इंटू साइड, या साइड का स्क्वायर बोलते हैं इसको। साइड का स्क्वायर किसके इक्वल है? एरिया ऑफ द सर्कल के, मीन्स पाई आर स्क्वायर के। तो यहाँ से साइड स्क्वायर की वैल्यू मिली मुझे पाई आर स्क्वायर। साइड स्क्वायर किसके इक्वल है स्टूडेंट्स? पाई आर स्क्वायर के। तो साइड कितना हुआ? रूट ऑफ पाई आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर का रूट करेंगे तो आर बाहर आ जाएगा, है ना। रूट आर स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा? आर। तो इसलिए आर स्क्वायर का मैंने आर बाहर लिखा और रूट को पाई में ध्यान दिया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे? 2 इंटू एस की जगह लिख देंगे आर पाई, रूट पाई अपॉन में पाई आर। आर से आर कैंसल आउट। अब हमारा फाइनल रिजल्ट बचा 2 रूट पाई अपॉन में पाई। अब देखो इसमें ये रूट पाई से पाई कैंसिल होगा रूट पाई बार में। कैसे? देखो जरा, ऊपर है 2 रूट का पाई। इस पाई को क्या मैं ये लिख सकता हूँ? रूट पाई इंटू रूट पाई, है ना, क्योंकि रूट के सेम नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं वही नंबर आता है। एक रूट पाई से एक रूट पाई कैंसिल, तो बचा 2 बाय रूट पाई। तो 2 बाय रूट पाई का रेशियो बनेगा 2:रूट पाई, और 2:रूट पाई में कहां पर है? बी ऑप्शन में। तो भाई इनके पैरीमीटर का रेशियो क्या हो गया? 2:रूट पाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ द पैरीमीटर ऑफ अ सर्कल, पैरीमीटर ऑफ सर्कल इक्वल है दैट ऑफ स्क्वायर के, पैरीमीटर ऑफ स्क्वायर के, ओके, देन द रेशियो ऑफ देयर एरिया। अब हमें एरिया का रेशियो निकालना है। किसका रेशियो निकालना है स्टूडेंट्स? एरिया का। एरिया ऑफ सर्कल और एरिया ऑफ स्क्वायर। एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, और एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला होता है साइड इंटू साइड, मतलब साइड का स्क्वायर। और हमें ये गिवन है। अब इनसे कुछ रिजल्ट फाउंड करते हैं, यहाँ पुटिंग करते हैं, फिर रेशियो निकालते हैं। तो पैरीमीटर ऑफ सर्कल होता है हमारा 2 पाई आर, एंड पैरीमीटर ऑफ स्क्वायर होता है स्टूडेंट्स हमारा 4s। 4 को डिवाइड में लेके जाते हैं इधर, तो 2 पाई आर डिवाइड बाय एस, सॉरी 4 इक्वल टू एस। 2 से कैंसिल, 2 बार में, तो पाई आर बाय 2। तो यहां से मुझे एस की वैल्यू मिल गई कितनी? पाई आर बाय 2। अब इस एस की वैल्यू यहां पुट कर देंगे। ये था पाई आर स्क्वायर, अब एस की वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे, और ये एस स्क्वायर है, तो हो जाएगा पाई आर बाय 2 का होल स्क्वायर। ऊपर है पाई आर स्क्वायर। अब इसमें यहाँ पे नीचे स्क्वायर करेंगे तो पाई स्क्वायर आर स्क्वायर डिवाइड बाय 2 का स्क्वायर 4। देखो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल स्टूडेंट्स, और एक पाई से एक पाई कैंसिल, तो क्या बचा? 1 अपॉन पाई बाय 4। अब ये रेसिप्रोकल हो जाएगा तो क्या आ जाएगा? 4:पाई। अच्छा, लेकिन पाई में तो आंसर नहीं है, तो इसका मतलब हमें पाई की वैल्यू भी स्टूडेंट्स क्या करनी है? पुट करनी है। तो पहले तो हम इसको लिखते हैं 4/पाई, क्योंकि क्या होता है ना, रेसिप्रोकल हो जाता है जब डिनोमिनेटर में होता है। 4 इक्वल टू पाई की वैल्यू कितनी होती है? 22/7। तो 7 को नीचे ना लिखते हैं, हम सीधा ऊपर भी लिख सकते हैं। 4 से नहीं कटेगा, 2 से कटेगा 2 बार में, और ये 11 बार में। 2 7 जा 14 और नीचे 11, तो आया हमारा 14:11, और ये ऑप्शन है बी। That's it. Next question is, when a spherical ball of radius r is melted to make 8 new identical balls, each of radius r1, then r is to r1 is okay। देखो क्या कह रहा क्वेश्चन। भाई एक बॉल थी, स्फेरिकल बॉल, जिसकी रेडियस थी स्टूडेंट्स r। अब इससे ना हमने 8, इसको मेल्ट करके 8 बॉल्स बनाई। इसको मेल्ट करा हमने, और कितनी बॉल्स बनाई? 8, जिनकी रेडियस है r1। और हमें बताना है कि r और r1 का रेशियो क्या होगा। तो इसमें एक नॉर्मल सी बात है भाई, हमने इसको मेल्ट करके ये बनाई है, तो इन दोनों की वॉल्यूम एक दूसरे की क्या होगी स्टूडेंट्स? इक्वल होगी। इसकी वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है स्टूडेंट्स? 4/3 पाई आर क्यूब। इसकी वॉल्यूम भी 4/3 पाई r1 की क्यूब, क्योंकि इसकी रेडियस r1 है, इसकी रेडियस r थी, इसलिए r रहने दिया। अब ये दोनों इक्वल होंगे कब? जब मैं किससे मल्टीप्लाई कर दूं? 8 से, बिकॉज ऑफ ये जो 4/3 पाई है r1 की क्यूब है, वो सिर्फ एक बॉल की वॉल्यूम है, लेकिन ऐसी कितनी बॉल्स हमने मेल्ट करके बनाई है इससे? 8। तो इसलिए दोनों की वॉल्यूम कब इक्वल होगी? जब एक बॉल को हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे।
अब देखो 4/3 से 4/3 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, इक्वल के आमने सामने वाला कैंसिल हो जाता है ना, इसलिए ये हमारा r3। r1 को मैं इसके नीचे लेके आता हूँ बिकॉज ऑफ मुझे क्या चाहिए, रेशियो r और r1 का। यहां बचा हमारा 8 और इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1, इधर क्यूब है ना, तो इधर आके क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, क्यूब रूट। जैसे स्क्वायर होता है स्क्वायर रूट होता है ना, तो इधर आके क्या हो जाएगा वो क्यूब रूट। क्यूब रूट कैसे लिखते हैं, कुछ इस तरीके से, r/r1। देखो 1 का क्यूब रूट तो 1 ही होता है, 8 का क्यूब रूट होता है 2। अब ये कैसे निकालते हैं क्यूब रूट, जैसे देखो स्क्वायर रूट में क्या होता है भाई कि सेम, ऐसे दो सेम नंबर मल्टीप्लाई करके जो आते हैं तो 2 × 2 4 होता है। क्यूब रूट में ऐसे 3 नंबर देखने होते हैं, तो 2 × 2 × 2 8 होता है ना, तो इसलिए रूट क्यूब रूट ऑफ 8 कितना हुआ 2। तो r और r1 का रेशियो क्या बन गया स्टूडेंट्स, 2:1, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वॉल्यूम ऑफ टू स्फीयर इन द रेशियो ऑफ 64:27। दो स्फीयर्स हैं, एक को मान लेते हैं S1 और एक को मान लेते हैं S2। इनकी वॉल्यूम का रेशियो रहेगा 64/27। द रेशियो ऑफ सरफेस एरिया, हमें इनके सरफेस एरिया का रेशियो निकालना है। तो एक काम करते हैं, इसको V1 से रिप्रेजेंट करते हैं ताकि हमें वॉल्यूम इजी में पता चल सके, और एरिया को A1/A2 से रिप्रेजेंट करते हैं, और हमें ये चीज निकालनी है। तो सबसे पहले जो गिवन है ना, इससे देखते हैं क्या रिजल्ट मिल सकता है हमें। V1 मतलब वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होती है, 4/3 पाई r3। अब देखो दो स्फीयर है तो दोनों की रेडियस अलग अलग होगी, तो एक को मानते हैं r1 तो इसको मान लेते हैं r2 की क्यूब, और ये इक्वल है 64/27 के। 4/3 से 4/3 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल। अब इधर भी क्यूब है इधर भी क्यूब है, तो इधर आके क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, क्यूब रूट। r1/r2 कितना हुआ, क्यूब रूट ऑफ 64 और 27। r1/r2 कितना आ गया, 64 का क्यूब रूट होता है 4 और 27 का क्यूब रूट होता है 3। अब देखो डायरेक्टली कैसे निकालेंगे, अगर आपके माइंड में स्ट्राइक नहीं कर रहा कि वैसे कौन से 3 नंबर हैं कि मल्टीप्लाई करके 64 आए, तो आप क्या करो, 64 का क्यूब रूट निकालना है ना, इसका एलसीएम ले लो, देखते हैं क्या आता है। अब स्टूडेंट्स आपको क्या करना है, 3 के पेयर बनाना। देखो यहाँ पे एक पेयर बना, यहाँ एक पेयर बना। अब इन 2 के पेयर को सिर्फ एक 2 मानेंगे, इन 3 के 2 के पेयर को सिर्फ एक 2 मानेंगे। अब देखो ये 2 और ये 2, तो 2 2 जा 4, तो इसका मतलब ये 4 की क्यूब है। देखो मैंने 4 लिखा ना। अब देखो 27 का भी चेक करते हैं, 3 9 बार में, 3 की टेल में ये 3 बार में, 3 की टेल में ये 1 बार में। अब यहाँ पे सिर्फ 3 का एक ही पेयर बना, तो इसलिए इसका आंसर क्या आया, 3 आया। तो इस तरह से हम क्यूब रूट निकाल लेते हैं, और स्क्वायर रूट निकालने के लिए 2 2 के पेयर बनाते हैं। तो यहाँ से भाई हमें r1 r2 की वैल्यू मिल गई 4/3। अब हमें एरिया का रेशियो निकालना था। अब एरिया का फॉर्मूला होता है 4 पाई r²। ये r1 मान लेते हैं इसको, और 4 पाई इसको r2²। 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, हमें r1/r2 पता है कितना है भाई, 4/3, और इन दोनों पे क्या था, पूरे पे स्क्वायर। 4 का स्क्वायर होता है 16, 3 का स्क्वायर होता है 9, तो रेशियो मिला हमें 16:9। 16:9 मतलब डी ऑप्शन। ये स्टूडेंट्स, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा था सम ऑफ लेंथ ब्रेथ एंड हाइट इज 6√3 सेंटीमीटर, मींस L प्लस बी प्लस एच कितना दे रखा है, 6√3 सेंटीमीटर, एंड लेंथ ऑफ इट्स डायगोनल, इस क्यूबॉइड की हमें डायगोनल दी हुई है कितनी, 2√3। अब देखो हमने रेक्टेंगल की डायगोनल देखी है, स्क्वायर की डायगोनल देखी है, तो अब क्यूबॉइड की डायगोनल, 3D फिगर की डायगोनल कैसी होती है, कुछ देखो इस तरीके से होती है। ये मान लो हमारा कोई क्यूबॉइड है। अब देखो इसकी इस वाले वर्टेक्स से इस वाले वर्टेक्स को जब हम ज्वाइन करेंगे तो ये हमारी डायगोनल फॉर्म करेगा। इस डायगोनल निकालने का फॉर्मूला होता है स्टूडेंट क्या, √L² प्लस b² प्लस h²। यही हमें दिया हुआ है 2√3। ओके, अब ये दोनों चीज आपको गिवन है, कह रहा है फाइंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड। हमें टीएसए निकालना है किसका, क्यूबॉइड का। अब देखो ये रूट है ना, इसको इधर ले आते हैं पहले, तो हम इनको जो हमें गिवन है ना उसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो L² प्लस b² प्लस h², इधर रूट है तो इधर आके स्क्वायर हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 और √3 का स्क्वायर 3, 2 × 2 4, √3 × √3, सेम रूट को मल्टीप्लाई करते हो तो 3 आ गया। तो ये भाई हमारा हो गया 12। L² प्लस b² प्लस h² 12 है, और L प्लस b प्लस h ये है।
अब इन दोनों का यूज करके हमें टीएसए निकालना है। टीएसए ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है ये भी देख लेते हैं। टीएसए ऑफ क्यूबॉइड, टीएसए ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है स्टूडेंट्स, 2 ब्रैकेट में एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, ये होता है। अब ये निकालते हैं, हमें ये चीज गिवन है, हम इसमें करते हैं बोथ साइड स्क्वायर। अब हमें कैसे पता कि सर इसमें स्क्वायर करेंगे या नहीं करेंगे, बिकॉज ऑफ आपको याद हो 9th क्लास में हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर का, जो होता था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस में 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। अब देखो इस फॉर्मूले को हम यूज करके हमें एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर पता है, ए बी सी मान लो यहाँ पे एल बी एच है तो यहाँ पुटिंग कर देंगे, यहाँ से हम 2 कॉमन ले लेंगे तो ए बी बी सी सी ए बनेगा, जो एल बी बी एच और एच एल का काम करेगा और उस तरह से इस वैल्यू निकल आएगी। तो इस तरह से थोड़ा हमें क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे तो और माइंड सेट होते जाता है। तो अब देखो हमें बोथ साइड स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, एल प्लस बी प्लस एच का होल स्क्वायर, यहाँ पे 6√3 का होल स्क्वायर। फॉर्मूला मैंने आपको जो बताया अभी, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस 2lb प्लस 2bh प्लस 2hl, ये इक्वल है 6√3 के होल स्क्वायर के। अब देखो 6 का स्क्वायर 36, यहाँ लिख लेते हैं, और √3 का स्क्वायर 3, तो 36 को 3 से करा 18 का 1 108 आ गया। ये किसके इक्वल है स्टूडेंट्स, 108 के। अब हमें एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर की वैल्यू भी पता है कितनी है 12, तो यहाँ लिख देते भाई इसकी जगह 12। इसमें 2 कॉमन है तो 2 कॉमन ले लो, एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल इक्वल टू 108। ये प्लस का 12 होता था कि क्या होगा स्टूडेंट्स, माइनस का, तो 108 में से 12 माइनस करेंगे तो आएगा आपका 96। 2lb प्लस बी एच प्लस एच एल किसके इक्वल आया स्टूडेंट्स, 96 सेंटीमीटर स्क्वायर के। और यही हमारा क्या होता है, किसका फॉर्मूला होता है, टीएसए ऑफ क्यूबॉइड का। तो इसका मतलब आपका सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द एम्पिरिकल रिलेशन बिटवीन मीन मोड मीडियन। देखो पेपर में सीधा ये भी लिखा सकते हैं भाई एम्पिरिकल फॉर्मूला लिखो, या बोलेगा रिलेशन बिटवीन मीन मीडियन मोड बताओ। तो भाई इसका फॉर्मूला होता है मोड इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। तो चेक कर लो भाई यहाँ पे कौन सा है, मोड इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन, मोड इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन, सी ऑप्शन है। अब इसमें एक टाइप का क्वेश्चन और बनता है स्टूडेंट्स, किस टाइप का, बोलेगा कि भाई आपको मोड ये कुछ भी है गिवन है, ये आपको मोड गिवन दे देगा और मीडियन मान लो मीडियन दे दिया, बोलेगा मीन फाइंड करो। तो आप इस फॉर्मूले का यूज करके मोड की वैल्यू मीडियन की वैल्यू पुट करोगे इसमें और मीन निकल आएगा। इसी तरह से मीडियन और मीन गिवन होगा, मोड निकालने के लिए बोल देगा, मोड और मीन गिवन होगा, मीडियन निकालने के लिए बोल देगा। तो एक इस टाइप का भी क्वेश्चन बनता है, तो इस चीज को भी याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द मीन ऑफ फर्स्ट एन ऑड नेचुरल नंबर इज, हमें मीन निकालना है स्टूडेंट्स किसका, फर्स्ट एन ऑड नेचुरल नंबर्स का। अब देखो ऑड नेचुरल नंबर कौन से हुए, 1 3 5 7, ऐसे कहां तक स्टूडेंट्स, इनफाइनाइट तक। अब हमें इसका क्या निकालना है, मीन कैसे निकालते हैं, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ये होता है स्टूडेंट्स मीन का फॉर्मूला, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अब सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन मतलब भाई हमें इन सबको प्लस करना है इनफाइनाइट टर्म तक। अब ये प्लस कैसे करेंगे, कोर्स देखो इस सीरीज को ये एक एपी फॉर्म कर रही है, एपी फॉर्म कर रही है और हमें इसका सम निकालना है। तो भाई उसके लिए हमें एसएन वाला हमने फॉर्मूला पढ़ चुके हैं, फॉर्मूला होता था n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू में d। ओके, और यहाँ पे हमारा a है स्टूडेंट्स 1 और d है कितना, a2 माइनस a1 मतलब सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, 3 माइनस 1 2, d है हमारा 2 और n नंबर ऑफ टर्म कितनी है इसमें, भाई n ही है ना, इनफाइनाइट टर्म है तो इसको हम n ही बोलेंगे। तो सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन निकालते हैं मतलब एस n को n रहेगा 2 इंटू a है 1 तो 2 1 जा 2, n-1 इंटू में d है 2, n/2 ब्रैकेट में
2 प्लस ब्रैकेट ओपन करेंगे 2n माइनस 2, 2 से 2 कैंसिल, n बाई 2 इंटू में 2n, 2 से 2 कैंसिल, तो ये आ गया स्टूडेंट्स हमारा n स्क्वायर। अब ये हमारा सम आ गया किसका, फर्स्ट एंड ऑड नेचुरल नंबर्स का, कितना, n स्क्वायर। हमें मीन निकालना था, तो भाई हमारा सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन तो आ गया n स्क्वायर। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी थी, टोटल कितने नंबर है, n नंबर है, और n स्क्वायर से n डिवाइड हो जाएगा तो एक n खत्म, तो बचा सिर्फ एक n। हमारा ऑप्शन क्या हो गया स्टूडेंट्स, सी। ये है स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा है कंसीडर फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, फाइंड द अपर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। हमें अपर लिमिट बतानी है मीडियन क्लास की इस डेटा से। अब लेकिन इसमें एक चीज गड़बड़ है, क्या कि भाई इसमें जो डेटा दे रखा है, हमें क्लास दे रखी है, क्लास इंटरवल, वो कंटिन्यू वे में नहीं है। तो सबसे पहले तो भाई इसको कंटिन्यूस बनाएंगे। अब कंटिन्यूस कैसे बनाते हैं स्टूडेंट्स, लोअर लिमिट में से 0.5 माइनस करके और अपर लिमिट में 0.5 प्लस करके। तो इसमें से 0 में से माइनस करेंगे 0.5, तो ये माइनस का 0.5 हो गया, और इसमें 5.5 हो गया प्लस करने पे। इसमें से माइनस करेंगे तो ये 5.5, इसमें प्लस करा तो 11.5, इसमें माइनस करा तो ये हो गया हमारा 11.5, इसमें प्लस करा तो ये 17.5, इसमें माइनस करा तो 17.5। एक सेकंड यहाँ पे गलती है स्टूडेंट्स, ये 27 नहीं 23 है, तो ये हो जाएगा 23.5, ये हो गया हमारा 23.5, तो ये हो गया हमारा 27.5। अब हमने डेटा कंटिन्यूस बना लिया, ओके। अब देखते हैं मीडियन क्लास। मीडियन क्लास कैसे निकालते हैं स्टूडेंट्स, सबसे पहले निकालो n बाई 2। n क्या होता है, सम ऑफ फ्रीक्वेंसी। 13 प्लस 10 23, 23 प्लस 5 28, और 10 38, 38 और 8 46, 46 47 57 डिवाइड बाय 2, कैंसिल करा तो कितना है स्टूडेंट्स, 28.5 आ गया। अब इस 28.5 को कहाँ देखते हैं, CF में। अब CF में नहीं पता हमें, तो CF निकाल लेते हैं। कैसे निकालते हैं CF, पहला नंबर सेम, फिर 13 में 10 ऐड करा 23, 23 में 15 ऐड करा 38, 38 में 8 ऐड करा 46, 46 में 11 ऐड करा 57। अब ये देखो 28 किस में आ रहा है, कौन सी फ्रीक्वेंसी में आएगा, मतलब CF में आएगा। देखो ये 13 है, यहाँ 23 तक खत्म है, यहाँ पे 38 तक आ रहा है, तो ये 23 तक खत्म है, तो 28.5 इसमें आ रहा होगा। तो इसका मतलब 11.5 से 17.5 ये हमारी मीडियन क्लास हो गई, और इसकी ये होती है लोअर लिमिट, ये होती है अपर लिमिट। तो अपर लिमिट कितनी हो गई स्टूडेंट्स, 17.5, मीन्स ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स वो हमारा, the probability of guessing the correct answer to certain test questions x by 12 if the probability of not guessing the correct answer to this question is 2 by 3 then x is okay। तो वो कह रहे हैं भाई एक नॉर्मल टेस्ट हुआ, उसमें करेक्ट आंसर गैस करने की प्रोबेबिलिटी दे रखी है x by 12 करेक्ट की, ओके। करेक्ट की प्रोबेबिलिटी दी है कितनी, x by 12, और इनकरेक्ट की प्रोबेबिलिटी कितनी दी है हमें, 2 by 3। इनकरेक्ट लिख देते हैं यहाँ पे हम 2 by 3। हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। अब स्टूडेंट देखो इनकरेक्ट की आपको वैल्यू दिखती हुई है कितनी, 2 by 3। मैं इससे ना एग्जैक्ट करेक्ट की वैल्यू निकाल सकते हैं, कैसे, इसको 1 में से माइनस करके, कॉम्प्लीमेंट्री मेथड यूज करके। हमने पढ़ा है ना भाई कि PE प्लस में प्रोबेबिलिटी ऑफ E का कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल होता है, 1 के, और ये प्लस का तो जाके माइनस हो जाएगा, तो 1 माइनस। तो सेम इनकरेक्ट हमें 2 by 3 दिया हुआ है, तो हमें करेक्ट निकालना है, तो उसको क्या करेंगे, 1 में से माइनस, 1 और 3 का एलसीएम 3, 3 इधर आया, तो ये आ गया बेटा हमारा 1 by 3। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ करेक्ट की कितनी आएगी, 1 by 3, और प्रोबेबिलिटी ऑफ करेक्ट हमें पहले से दिया हुआ कितना था, x by 12। तो मीन्स x by 12 किसके इक्वल होगा स्टूडेंट्स, 1 by 3 के। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 3x इक्वल टू 12, और यहाँ से x की वैल्यू आ गई, 3 से डिवाइड करा 12 को 4, मीन्स सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन लीप ईयर हैज 53 संडे। हमें प्रोबेबिलिटी बतानी है भाई, कोई ईयर है नॉन लीप ईयर, मीन्स 365 डेज है,
उसमें 53 संडे हो, मतलब 53 संडे हो, तो देखो 52 तो होते ही है भाई, क्योंकि 1 ईयर में 52 डे वीक्स होते हैं। तो डेज कितने हो गए हैं 52 वीक्स में 7 से मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि 1 वीक में 7 डेज होते हैं ना, 7 टू 14 36। 52 वीक्स में कितने डेज होते हैं स्टूडेंट्स 364। 52 वीक्स में कितने डेज होते हैं 364 डेज होते हैं। और नॉर्मल नॉन लीप ईयर में कितने डेज होते हैं 365। तो एक्स्ट्रा कितने दिन हुए 1। तो इसका मतलब 52 संडे तो हो चुके हैं, अब जो एक दिन बचा है हमें उसमें बताने की भाई उस एक दिन पे भी क्या हो संडे ही हो। अब देखो 1 वीक में कितने डेज होते हैं टोटल 7, तो ऑब्वियसली बात है डिनोमिनेटर में तो 7 आएगा, क्योंकि नीचे प्रोबेबिलिटी में टोटल नीचे आता है। संडे एक ही दिन है ना उसमें हमें सिर्फ पुट करने के लिए, तो इसलिए हमें ऊपर 1 आ गया। संडे एक ही होता है और एक ही हमारे पास दिन है, तो इसलिए इसका प्रोबेबिलिटी क्या हो गई स्टूडेंट्स हमारी 1/7। अगर यहीं पे अगर ये लीप ईयर बोल देता, क्या बोलता है स्टूडेंट्स लीप ईयर। लीप ईयर में होते हैं 366 डेज और नॉर्मल 52 वीक्स में होते हैं 364 डेज। एक्स्ट्रा हो गए 2 डेज, 2 दिन एक्स्ट्रा हो गए ना। अब 2 दिन में कभी भी संडे पड़ जाए, चाहे 365 डेज में पड़ जाए या 366 डेज में पड़ जाए, तो प्रोबेबिलिटी के लिए 2 ऑप्शन आ गए ना हमारे पास। तो उस केस में प्रोबेबिलिटी होती है हमारी 2/7, लेकिन ये नॉन लीप ईयर है इसलिए इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी स्टूडेंट्स 1/7, मींस ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट लीप ईयर हैज 52 मंडे। हमें क्या बताना है कि भाई ओनली कितने मंडे हो 52 मंडे हो। जैसा कि देखो अब ये लीप ईयर है तो मींस 366 डेज हुए टोटल, और 1 ईयर में 52 वीक्स होते हैं जिसमें डेज होते हैं 364। एक्स्ट्रा कितने डेज हुए 2 डेज में। अब इन 2 डेज में मंडे नहीं होना चाहिए बाकी कुछ भी हो। इन 2 डेज में क्या होना चाहिए स्टूडेंट्स मंडे नहीं होना चाहिए बाकी कुछ भी हो सके होए। अगर देखो मान लो अगर ये बोलता कि भाई मंडे हो, इन 2 डेज में भी मंडे हो, देखो ये बोल रहा है 52 मंडे, 52 मंडे तो 52 वीक में हो चुके हैं 52 वीक्स में। अब इन 2 दिन में पड़ गया तो वो 53 हो जाएंगे, लेकिन इन 2 दिन में नहीं पढ़ना चाहिए। मान लो अगर इन 2 दिन में पढ़ता तो उसकी प्रोबेबिलिटी होती है स्टूडेंट्स 2/7, क्योंकि टोटल एक दिन में 7 डेज होते हैं, उसमें सिर्फ 2 ऑप्शन आपके 2 डेज है इसलिए 2 ऊपर आ गया हमारे पास। लेकिन हमें क्या बताना है कि 52 ही होने चाहिए 53 नहीं होनी चाहिए। ये जो प्रोबेबिलिटी बताई मैंने आपको किसकी बताई है 53 मंडे की। अगर मैं क्या करूं इसी को 1 में से माइनस कर दूं तो किसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी स्टूडेंट्स 52 मंडे की। दोबारा देखो अभी जो मैंने आपको क्या बताया लीप ईयर में होते हैं 366 डेज और 52 वीक्स होते हैं उसमें होते हैं 364 डेज। इन 52 वीक्स में 52 मंडे हो चुके हैं भाई। अब ये 2 दिन जो एक्स्ट्रा बचे हैं इसमें मंडे नहीं पढ़ना चाहिए। अगर मंडे पढ़ता, मंडे अगर हमें मान लो क्वेश्चन बोलता है कि 53 मंडे होने चाहिए तो उसके लिए प्रोबेबिलिटी होती 2/7, लेकिन उसने मना करा हुआ है कि 53 का मंडे नहीं होना चाहिए, इसलिए हम इसमें से क्या करेंगे 1 में से माइनस कर देंगे 2/7 को, जो आ गया हमारा 5/7, मतलब सी ऑप्शन। ये है स्टूडेंट्स अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या इन द फिगर डी ही पैरेलल है बीसी के। डी किसके पैरेलल है स्टूडेंट्स ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है। ए है, ई सी बी है, डी ई एक्स है और बी सी वाई है। बी सी वाई डी ई एक्स ए हो गया और ये हमारा बी हो गया। अब बताना इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ट्रू है। तो अब देखो स्टूडेंट्स हमें बोला है भाई डी जो है किसके पैरेलल है स्टूडेंट्स बीसी के पैरेलल है। तो ये जो ट्राइंगल है हमारा ये ऊपर वाला ए डी ई ये सिमिलर है पूरे बड़े ट्राइंगल के मींस ए बी सी के। कैसे देखो छोटे ट्राइंगल में और बड़े ट्राइंगल में ट्राइंगल एडीई ये वाला और बड़े ट्राइंगल एबीसी दोनों ट्राइंगल में ए कॉमन है। ए क्या है स्टूडेंट्स कॉमन है और ये लाइन लाइन के पैरेलल है ना, तो भाई ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा बाय करस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो बाय डबल ए क्राइटेरिया ये ऊपर वाला ट्राइंगल और ये पूरा ट्राइंगल मींस एडीई और एबीसी तो भाई सिमिलर हो गए। क्या हो गए स्टूडेंट्स सिमिलर हो गए। कौन कौन से ट्राइंगल एडीई और एबीसी। अब देखो दो ट्राइंगल जब सिमिलर होते हैं तो उसके भाई करस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शन में होती है। करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स प्रोपोर्शन में, मींस छोटे ट्राइंगल का एई अपॉन में बड़े ट्राइंगल का एसी इक्वल होगा स्टूडेंट्स छोटे ट्राइंगल के डीई
अपॉन में बड़े ट्राइंगल के बीसी के। दूसरा तरीका भी होता है इसको निकालने का कि भाई इसकी फर्स्ट टर्म AD अपॉन AB के इक्वल होता है, DE BC के इक्वल होता है, DE देखो DE अपॉन BC इक्वल होगा किसके, AE अपॉन AC के, AE अपॉन AC के। मैंने AD और AB नहीं लिया, AD और AB नहीं लिया क्योंकि हमें इसको चाहिए ही नहीं, क्योंकि इसमें कुछ गिवन नहीं है और इसका जरूरत भी नहीं पड़ेगी, इसलिए मैंने ये दोनों नहीं लिए। तो अभी फिलहाल हमारे पास एक इक्वेशन मिली कि भाई AE अपॉन AC इक्वल है DE अपॉन BC के। तो AE की हमारे पास वैल्यू है कितनी है A, AC की हमारे पास वैल्यू है ये पूरी वैल्यू, ये A है ये B है तो ये A प्लस B हो गया। DE की वैल्यू हमारे पास X है और BC की वैल्यू हमारे पास Y है। अगर मैं इसको X के इक्वल में करता हूं तो Y इधर आया तो ये AY अपॉन A प्लस B इक्वल टू X हो गया। तो यहां चेक करते हैं X इक्वल टू AY अपॉन A प्लस B है क्या कहीं, X इक्वल टू A प्लस B वाई AY है, लेकिन ये ऊपर होता तो ये सेटिस्फाई होता, और दूसरा यहाँ पर है X इक्वल टू AY बाई A प्लस B है तो सही यहाँ पे है ना। तो भाई हमारा ये हो गया इसका ऑप्शन आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P 2,3 फ्रॉम द X एक्सिस। एक कार्टेशियन प्लान बनाते हैं, ये हमारी X एक्सिस होती है और ये हमारी Y एक्सिस होती है। कह रहा है एक पॉइंट है P 2,3, अब इससे X एक्सिस का डिस्टेंस क्या है। अब स्टूडेंट्स देखो ये होता है हमारा X और ये होता है हमारा Y, और यहाँ पर ये X से कितनी दूर है ये पॉइंट, Y दूर है, कितना दूर है, जितना Y है। अब देखो Y कितना जा रहा है ऊपर, दूसरी वैल्यू Y की होती है, पहली वैल्यू X की होती है, तो इसका मतलब ये पॉइंट X एक्सिस से कितना दूर है, 3 यूनिट दूर है, तो इसका मतलब B ऑप्शन हुआ। अब देखो इसको ना एक बार और दोबारा देखो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1 मार्कर क्वेश्चन से। इस क्वेश्चन को एक बार दोबारा देखो बेटा, देखो ये हमारा X एक्सिस है और ये हमारी Y एक्सिस है, मतलब 2,3 पॉइंट यहां पर है कहीं। इसका मतलब क्या होता है 2,3 का मतलब होता है कि भाई यहां से पहली वैल्यू X को रिप्रेजेंट करता है, दूसरी वैल्यू Y को रिप्रेजेंट करता है। यहां से यहाँ पे कहीं 2 होगा और यहाँ पे कहीं क्या होगा 3 होगा, और ये इस पॉइंट पे आके ऐसे मिलते हैं, देन वो हमारा पॉइंट 2,3 कहलाता है। अब हमें बताने की भाई ये जो 2,3 पॉइंट है ये X एक्सिस से कितना दूर है, मतलब ये डिस्टेंस निकालना है, और ये डिस्टेंस किसके इक्वल होगा, इस डिस्टेंस के, और यहां से लेके यहां तक कितना यूनिट है ये 3 यूनिट, तो इसलिए इसका आंसर क्या हुआ स्टूडेंट्स 3 यूनिट हुआ। अगर यही क्वेश्चन ये बोलता कि भाई X एक्सिस से नहीं Y एक्सिस से बताओ, तो इसका आंसर पता है क्या होता है स्टूडेंट्स 2 होता। कैसे, अब देखो X एक्सिस का इसका डिस्टेंस बताना है हमें इस पॉइंट का, मतलब ये निकालना है, और ये चीज क्या है हमारी X है, तो यहां से लेके यहां तक कितना डिस्टेंस है 2, तो इसलिए इसका फिर आंसर 2 होता। अगर ये X एक्सिस बोल रहा है इसलिए भी फिलहाल इसका आंसर 3 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स, अब इन द गिवन फिगर PQ इज अ टेंजेंट, PQ एक टेंजेंट है, सर्कल सेंटर O एट द पॉइंट B इफ AOB इज 100, AOB मतलब ये वाला एंगल हमारा कितना है स्टूडेंट्स 100, हमें APB बताना है, ABP ये वाला एंगल हमें फाइंड करना है। तो चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। अब ये जो हमारा ट्राइंगल है AOB, ट्राइंगल है हमारा कौन सा AOB, इसमें ये प्लस ये प्लस ये एंगल प्लस ये एंगल प्लस ये एंगल कितना होगा स्टूडेंट्स 180, बिकॉज ऑफ एक ट्राइंगल में तीनों एंगल का सम कितना होता है 180 होता है। अब इसमें एक और चीज देखने वाली बात है कि भाई OA और OB क्या है रेडियस, तो इसका मतलब ये क्या हो गया एक आइसोसेलेस ट्राइंगल, OA OB के इक्वल है तो ये x है तो ये भी क्या होगा स्टूडेंट्स x होगा, ये दोनों एंगल इक्वल होते हैं ना आइसोसेलेस ट्राइंगल में, इसीलिए तो मतलब 100 प्लस x 100 प्लस x कितना होगा स्टूडेंट्स 180 होगा। x 2x प्लस का 100 उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 2x इक्वल टू 80, तो 2 से डिवाइड करा, x की वैल्यू आ गई स्टूडेंट्स 40। अब हमें x की वैल्यू मिल गई 40, ये भी 40 है और ये भी 40 है, लेकिन हमें निकालना है ABP मीन्स ये वाला एंगल। हमने एक थ्योरम पढ़ी है कि भाई अगर हम सेंटर से एक रेडियस ड्रॉ करते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे, टेंजेंट के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे, तो वो 90 डिग्री का एंगल बनाता है। देखो सेंटर से एक रेडियस ड्रॉ हुई इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे, तो मतलब ये पूरा एंगल कितना होगा स्टूडेंट्स 90 होगा, और उसका सिर्फ ये वाला पार्ट हमने निकाल चुके हैं 40 है, तो ये बाकी बचा हुआ पार्ट जो हमें फाइंड करना है
वो क्या होगा 90 माइनस 40 मीन्स 50 डिग्री, ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। A and B is a zero of the quadratic polynomial this, then the value of alpha plus beta 1 by of alpha plus beta। ठीक है, अब देखो ये A और B नहीं है बेटा, अल्फा बीटा ही है, शायद टाइपिंग में मिस्टेक होगी। अल्फा और बीटा क्या है, जीरोज है इस इक्वेशन के। हमें K की वैल्यू फाइंड करनी है और हमें कंडीशन दे दी है कि भाई अल्फा प्लस बीटा इक्वल है हाफ ऑफ अल्फा बीटा के। अल्फा प्लस बीटा स्टूडेंट्स, अल्फा प्लस बीटा निकालते हैं माइनस का b बाय ए से, और अल्फा बीटा निकालते हैं स्टूडेंट c बाय ए से। अब देखो a क्या होता है, जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 1। b क्या होता है, जो x का कोफिशिएंट होता है, b का कोफिशिएंट क्या है माइनस का k प्लस 6। c क्या होता है, ये कांस्टेंट टर्म जो है हमारी 2k माइनस 1। इसको ओपन करके लिख देते हैं, 2 2 4, तो 4k माइनस 2। अब स्टूडेंट्स यहाँ पुटिंग करते हैं और वैल्यू निकालते हैं। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या होगी, माइनस का b है ना, ये पहले से माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो बचा सिर्फ ओनली k प्लस 6 डिवाइड बाय a कितना है स्टूडेंट्स 1। तो भाई अल्फा प्लस बीटा आ गया आपका k प्लस 6। अल्फा बीटा c बाय a है, c की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट्स 4k माइनस 2 डिवाइड बाय a की वैल्यू 1 है, तो 1 नीचे लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि आना फिर वही 4k माइनस 2 लिखेंगे हम इसको। तो अल्फा बीटा ये रहा और अल्फा इंटू बीटा ये रहा, अल्फा प्लस बीटा ये रहा। अब जो हमें इक्वेशन दी हुई थी ना, इसमें सेटिस्फाई करते हैं और k की वैल्यू निकालते हैं। क्या थी इक्वेशन, अल्फा प्लस बीटा इक्वल है हाफ ऑफ अल्फा बीटा के। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट्स k प्लस 6, हाफ ऑफ अल्फा बीटा की वैल्यू है कितनी है हमारे पास 4k माइनस 2। इस 2 को इधर मल्टीप्लाई करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये 2 को कैसे करा 2k, 6 से करा 12 और इसके इक्वल में लिखा है 4k माइनस 2। तो ये 2k प्लस का 4k इधर आ गया माइनस का 4k, माइनस का 2 प्लस का 12 इधर आ गया माइनस का 12। 2k में से 4k गया माइनस का 2k, माइनस माइनस प्लस, तो ये माइनस 14। तो k की वैल्यू आ गई स्टूडेंट्स माइनस 14 डिवाइड बाय माइनस 2, कैंसिल होके 7। तो इसका मतलब बी ऑप्शन। क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स। अब इफ द zeros of quadratic polynomial is 1 and 1 then the polynomial can be, हमें zeros of the quadratic polynomial दिए हुए हैं, मतलब ये अल्फा है और ये क्या है स्टूडेंट्स हमारा बीटा। हमें quadratic polynomial बतानी है, तो उसके लिए एक स्टैंडर्ड इक्वेशन है जो आपको याद करके रखनी है। क्या है कि भाई एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस में अल्फा बीटा, ये हमारी quadratic polynomial फाइंड करने के लिए इक्वेशंस है। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा है हमारा 1, बीटा भी हमारा 1 है, एक्स अल्फा इंटू बीटा मतलब 1 इंटू 1, एक्स स्क्वायर 1 प्लस 1 2 और ये एक्स 2x, 1 इंटू 1 1। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मिली हमें एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 है हमारा बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब बैग कंटेन 12 रेड बॉल एंड 8 ब्लू बॉल्स मार्बल, सॉरी एक बैग कंटेन 12 रेड हैं और 8 ब्लू मार्बल्स हैं। अ मार्बल इज ड्रॉन एट रैंडम, द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ ब्लू बॉल। बहुत इजी है, हमें ब्लू बॉल की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो टोटल है स्टूडेंट्स 20 और ब्लू है हमारी 8, कैंसिल आउट कर देते हैं 4 डिटेल में 2 बार में और ये 5 बार में, तो आंसर आ गया 2/5 बी ऑप्शन। दैट्स इट। क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स। अब कह रहा भाई द पेयर ऑफ इक्वेशन y इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू -7 कितने सॉल्यूशन होंगे, 1 सॉल्यूशन, 2 सॉल्यूशन, इनफाइनिटी माइनस सॉल्यूशन या नो सॉल्यूशन। तो भाई पहले बनाते हैं हम ग्राफ। ये होता है हमारा x एक्सिस, ये होता है हमारा y एक्सिस। y इक्वल टू 0, डिस्टेंस y इक्वल टू 0 होते हैं हमारे x एक्सिस पे, y की वैल्यू 0 कब होती है x एक्सिस पे, तो मतलब y इक्वल टू 0 की लाइन तो ये बनेगी x एक्सिस, जो मैंने डार्क कर दी ना यही रहेगी। अब है y इक्वल टू -7, तो भाई y इक्वल टू -7 यहाँ कहीं लाई करेगा हमारा, यहाँ पे। तो इसका ग्राफ कुछ बनेगा ऐसा। अब ये दोनों लाइन y इक्वल टू 0 की लाइन ये थी और y इक्वल टू -7 की लाइन ये थी। अब ये दोनों लाइन एक दूसरे के क्या है फ्रेंड्स, पैरेलल। और जब दो लाइन एक दूसरे के पैरेलल होती है तो कितने सॉल्यूशन होते हैं, नो सॉल्यूशन, है ना। जब देखो दो लाइन जितनी बार भी कट करती है ना उसके उतने सॉल्यूशंस होते हैं। जैसे इसमें 1 बार कट करी है तो एक ही सॉल्यूशन हुआ,
ये लाइन है, इसी में मैंने दोबारा बना दी एक और लाइन, तो इसलिए इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं। और जो पहला लाइंस होती हैं कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट ही नहीं करेंगी, तो इसलिए इसके कितने सॉल्यूशन होते हैं स्टूडेंट्स? नो सॉल्यूशन। इसी हिसाब से इस इक्वेशन के कितने सॉल्यूशन हुए? नो सॉल्यूशन। ये स्टूडेंट्स अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, द पेयर ऑफ इक्वेशन x plus 2y plus y equal to 5 equal to 0 and minus 3x plus minus 6y plus 1 equal to 0 have यूनिक सॉल्यूशन, एग्जैक्टली टू सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन या नो सॉल्यूशन। तो अब देखो कैसे चेक करते हैं। ये a1 है हमारा 1, a2 है हमारा b1 है हमारा 2, c1 है हमारा 5। अब इस इक्वेशन से देखेंगे a2 है हमारा -3, b2 है हमारा -6, c2 है हमारा 1। अब a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2 चेक करके पुट करके देखेंगे। अगर देखो ये नॉट इक्वल आता है, शुरू में ये दोनों नॉट इक्वल आ गया, तो इसका मतलब क्या है? यूनिक सॉल्यूशन है, यूनिक सॉल्यूशन। अगर a1 अपॉन a2 इक्वल है b1 अपॉन b2 इक्वल है c1 अपॉन c2 के, इसका मतलब है इनफाइनाइट मेन्यू सॉल्यूशन है, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। अगर a1 अपॉन a2 इक्वल है b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल है c1 अपॉन c2 के, तो इसका मतलब क्या है स्टूडेंट्स? नो सॉल्यूशन है। अब पुटिंग करके देखते हैं भाई, 1/-3, 2/-6 और 5/1। अब कुछ कैंसिल आउट हो रहा था, उसको पहले कैंसिल आउट करेंगे। 2 की टेबल में 1 बार में और ये 3 बार में, 1/-3, 1/-3 और ये 5/1। तो स्टूडेंट्स देखो ये तो इक्वल आ रहा है, बट ये इक्वल नहीं आ रहा, और ये कंडीशन किसकी हो रही है? नो सॉल्यूशन की। तो इसके भाई कितने सॉल्यूशन हुए? नो सॉल्यूशन।